हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना अमन सर, मैथ्स फैकल्टी एट मोशन एजुकेशन। और इस वीडियो लेक्चर में आपके लेकर आया हूं जेई मेंस का पेपर सॉल्यूशन जो कि 15 अप्रैल 2023 को शिफ्ट 1 में हुआ था। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हो अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन गिवन है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। ये जो दो लाइंस हैं इनके जो बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमें बताया गया दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इज 13। और बताया गया जो लैम्डा की वैल्यूज का सेट है उसको सेट एस नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। तो कह रहा है बताइए 8 टाइम्स सिग्मा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू सेट एस, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी। यानी कि लैम्डा की जितनी भी वैल्यूज आएंगी, जो सेट एस में हमारी जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उनका क्या करना, समेशन करना है और उसके ऊपर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का समेशन करना है। और ठीक है ना, तो सारी वैल्यूज का समेशन करने के बाद उसका एब्सोल्यूट वैल्यूज की निकालनी है, उसमें 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। आराम से बता सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको जो दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन है 13, उसको हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से लैम्डा जो हमारा अननोन है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो डिटर्मिनेंट होता है हमारा, जिसमें हमारा दोनों लाइंस के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये वाली जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 0, 4 और 1। और ये वाली लाइंस के जो डीआर है यानी कि डायरेक्शन रेशियो वो है आपके 3, -4 और 0। और अगर मैं बात करता हूं थर्ड वाले पोजीशन वेक्टर की, थर्ड आपके डायरेक्शन की, तो वो हो जाता है हमारा a2 - a1। तो उस हिसाब से जो हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा 0, 4, 1, 3, -4, 0 और 2 लैम्डा 3 और -12, इसका डिटर्मिनेंट अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन रेशियोज है उनका क्रॉस प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ऊपर हमारा क्या है, ऊपर हमारा तीनों वेक्टर्स आ चुके हैं, इसका भी हम लोग को क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। अब इसको फाइंड आउट करेंगे और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या गिवन है 13 के बराबर। तो जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ यानी कि मॉडुलस ऑफ 153 + 8 लैम्डा। नीचे जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वहां पे आपको एक वेक्टर मिलेगा 4i + 3j - 12 के, जिसका मैग्नीट्यूड आपको बताना आएगा। तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 4i + 3j - 12 के। ठीक है, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13 के बराबर। ये 13 जाके उस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 169। इधर बचेगा मॉडुलस ऑफ 153 + 8 लैम्डा, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस साइन आएगा। तो जब आप 153 को उस तरफ शिफ्ट करने के बाद 8 से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 16/8 और एक आएगी -322/8। तो 16/8 तो हमारी वैल्यू बिल्कुल क्लियर है, ये 2 के बराबर है। और इसकी मैं बात करता हूँ -322/8। तो आप देखिए आपको करना क्या है, लैम्डा की जितनी भी वैल्यूज आ रही है उनका सम करना है, उसके बाद उनका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, यानी कि उनका मॉड लेना है। तो जब आप दोनों का सम करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, -306/8। इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो हो जाएगा -306/8 का मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा 306/8 इंटू 8 करेंगे तो यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 306। सो दिस विल बी आवर आंसर विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 2। सो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे हमें एक और क्वेश्चन गिवन है वेक्टर 3D से रिलेटेड। तो यहां पे क्या कह रहा है, सेट एस है, ठीक है ना, सेट एस बी द सेट ऑफ ऑल लैम्डा म्यू। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू जितनी भी आ रही हैं उनको हम लोग सेट एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर विच द वेक्टर्स, दीज 3 वेक्टर्स हम लोग कैसे गिवन है, 1, 2 और 3 ये वेक्टर्स हम लोग गिवन है कोप्लेनर, जहां पे आपको कंडीशन बताई गई है कि जो लैम्डा माइनस म्यू है वो आपका 5 के बराबर है। तो आपसे कह रहा है सिग्मा लैम्डा कॉमा म्यू बिलोंगिंग सेट एस, जो लैम्डा और म्यू की वैल्यूज आएंगी उनका समेशन करना है और उसकी वैल्यू बतानी है फॉर दिस एक्सप्रेशन 80 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर + म्यू स्क्वायर। तो पहले लैम्डा और म्यू की वैल्यूज निकाल लेते हैं, उनका स्क्वायर का सम करना है और उसमें 80 से मल्टीप्लाई कराना है और उन सारी वैल्यूज का समेशन भी लेना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग ने अभी किया था क्वेश्चन लास्ट में, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको 3 ये जो आपको वेक्टर्स गिवन है कैसे हैं, कोप्लेनर है। कोप्लेनर वेक्टर की कंडीशन क्या होती है, क्योंकि आई, जे और के आपके जो कोफिशिएंट्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो कैसा होता है 0 के बराबर। तो इसको आप 0 के बराबर करेंगे और आपको लैम्डा माइनस म्यू की वैल्यू 5 के बराबर गिवन है। तो क्या हम लोग यहाँ से लैम्डा की वैल्यू म्यू + 5 ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू म्यू + 5 लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि लैम्डा और म्यू में हमें एक इक्वेशन मिलेगी। फर्स्ट रो के अलॉन्ग आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे जो लैम्डा आ रहा है एक लौता टर्म, इसकी जगह पे आप म्यू + 5 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो जैसे ही आप यहाँ पे म्यू रखेंगे तो म्यू में आपको एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद म्यू में आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, ठीक है। म्यू की क्वाड्रेटिक जो मिलेगी वहां से म्यू की दो वैल्यूज आएंगी, एक हो जाएगी आपकी -15/4, एक वैल्यू हो जाएगी -15/4 और एक वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से -3। म्यू की दो वैल्यूज आएंगी आपकी, एक हो जाएगी -15/4 और एक हो जाएगी -3।
तो जब आप म्यू की वैल्यू -15/4 इसमें रखोगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से 5/4 के बराबर। और जब आप म्यू की वैल्यू -3 रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2 के बराबर। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, चारों की वैल्यूज के स्क्वायर का सम करना है। तो इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखिए इन दोनों की वैल्यूज का जो स्क्वायर आएगा वो क्या हो जाएगा, 225/16, 225/16 प्लस इसका क्या हो जाएगा 25/16 प्लस -3 का स्क्वायर विल बी +9 और 2 का स्क्वायर विल बी 4। तो इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो हो जाएगा 250/16। तो ये कितना हो जाएगा इन दोनों का सम 250/16 और +13, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना था 80। तो देखिए सिग्मा लैम्डा कॉमा म्यू बिलोंगिंग सेट एस के लिए 80 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर निकाल लिया, क्या आया हमारा 250/16 + 13, वो ये रहा। उसमें किससे मल्टीप्लाई कराना आएगा 80 से। तो जब आप 80 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो नंबर हो जाएगा आपका 1250 + 1040। दोनों का सम करेंगे यू विल गेट द नंबर 2290 विच विल बी आवर आंसर एंड दिस इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 3rd। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमसे बताया गया है जो इस पॉइंट P का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है एक प्लेन पे, वो प्लेन कौन सा है, उस प्लेन पे आप 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, उस प्लेन पे 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो उस प्लेन पे अगर 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं और इस पॉइंट का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उस प्लेन पे जिसके बारे में बात हो रही है वो है आपका Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा, बीटा और गामा। तो आपसे कह रहा है डिस्टेंस ऑफ Q बताइए फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपको अल्टीमेटली पॉइंट Q निकालना है और उसका डिस्टेंस बताना है ओरिजिन से, यानी कि OQ बताना है, OQ, ठीक है। ये बताना है आपको। कैसे बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। आपको क्या ये पता है कि हम लोगों को अगर 3 पॉइंट्स गिवन है तो उसकी हेल्प से हम लोग प्लेन की इक्वेशन बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दिस इज अवर प्लेन, 3 पॉइंट्स हैं, उसको मान लेते हैं A, B और C, A, B और C। तो जो 3 पॉइंट्स A, B, C हैं, A हमारा हो गया पहला वाला, B दूसरा वाला, C तीसरा वाला, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। भाई सीधी सी बात है, x - x1 प्लस y - y1 और z - z1। तो ये हमारा पहला रो होता है डिटर्मिनेंट का। दूसरा रो क्या होता है हमारा, जो AB है, AB वेक्टर, और दूसरा हो जाएगा आपका AC वेक्टर। तो AB वेक्टर जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा B - A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो 9 - +1 10, 5 और 7, तो 10, 5 और 7 हो जाएगा। उसी तरह से जब आप AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा C - A, तो 10, 0 और 4, तो 10, 0 और 4। ये डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर, सीधी सी बात है। तो ये डिटर्मिनेंट हमारा 0 के बराबर होना चाहिए क्योंकि हमारे तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोप्लेनर है, तो इनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका 0। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी बिल्कुल आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको जैसे प्लेन की इक्वेशन मिलेगी, आपको क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है इस पॉइंट का। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताने के लिए फॉर्मूला होता है x - x1, जिस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता रहे हैं तो x - x1/2, y - y1/3 और z - z1/-5। ये क्या है, हमारे जो 2, 3 और -5 है, ये हमारे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं जो कि हमारे यहाँ पे डिवाइड होंगे, जो कि उस लाइन के अलोंग होंगे जो कि हमारा PQ लाइन पे हमारे लाई कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। इस तरफ क्या होता है, माइनस ऑफ, हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को सेटिस्फाई कराते हैं अपने प्लेन पे, और नीचे करते हैं x, y और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो यहाँ पे आपको 6 - 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 45 - 7 विल बिकम व्हाट 38। नीचे हो जाएगा आपका 9 + 4 13, 13 + 25 विल बी 38। तो 38 जाएगा, बचेगा यहाँ पे -1। अब आप इसको एक बार बराबर करेंगे -1 के तो आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा, इसके साथ करेंगे तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा, और इसके साथ करेंगे तो z कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो अल्टीमेटली आपको x, y और z के कोऑर्डिनेट्स, मतलब x, y और z की वैल्यूज आ जाएंगी। तो जैसे ही x, y और z की वैल्यूज आ जाएंगी तो आप पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 1, -5 और -4, जो कि अल्फा, बीटा और गामा हो जाएंगे। अब आपको क्या बताना था, आपको बताना था डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजिन। तो अल्टीमेटली OQ बताना, तो वो क्या हो जाएगा √α² + β² + γ² विच विल बी इक्वल्स टू 1² + 5² + 4²। तो वो हो जाएगा आपका √42 के बराबर। सो दिस विल बी अवर आंसर विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 3rd। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक सेट गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर z बिलोंगिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, और रियल पार्ट ऑफ z आपका 3 है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा जिसका रियल पार्ट आपका कैसा आएगा 3 है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट जो है वो लाई कर रहा है इस इंटरवल में, मतलब इसकी जो वैल्यूज आएंगी, इसकी जो रेंज आएगी इस वाले सेट की, तो वो आपकी लाई कर रही है अल्फा से बीटा सेमी ओपन इंटरवल में।
तो कह रहा है 24 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा बताओ। सो अल्टीमेटली हमें इस एक्सप्रेशन की, इस सेट की रेंज बतानी है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर z सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो z का रियल पार्ट तो हम लोग को 3 गिवन है, तो z हम लोग क्या ले सकते हैं, z हम लोग ले सकते हैं 3 प्लस आई वाई, सीधी सी बात है। तो z बार क्या हो जाएगा 3 माइनस आई वाई। तो अब हम लोग को जो रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का गिवन था, इसको मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1, ठीक है। तो जब z1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस z बार प्लस z बार 2 माइनस 3z प्लस 5z बार। तो z हम लोग को पता है, z बार हम लोग को पता है, क्या करेंगे इसकी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, a प्लस आई बी के फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया। अब आपको करना क्या है, नीचे वाले पार्ट को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे आपका बचेगा 8 माइनस 8 आई वाई। ऊपर वाले को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस आई टाइम्स 2y, यानी कि i इंटू 2y। अब ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, आपको उसको करना क्या है, आपको इससे से पहले तो 8 कॉमन करोगे, 8 आपका बाहर आ जाएगा। और उसके बाद जब आप रैशनलाइज करोगे इसको, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि 1 प्लस आई वाई से ऊपर नीचे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आपका एक्सप्रेशन बनेगा कुछ इस फॉर्म में, नीचे बनेगा आपका इस फॉर्म में, और ये आपका जो नंबर बन रहा है, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z1। तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे, आपको सिर्फ रियल पार्ट से मतलब है ना, तो आप ऊपर केवल फोकस करोगे रियल पार्ट पे। आयोटा वाला जो कोफिशिएंट होगा, आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा, उससे मतलब नहीं होगा। तो जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर जो रियल पार्ट यानी कि फ्री फ्रॉम आई वाला पार्ट है, वो आपका ये हो जाएगा, विच इज द रियल पार्ट ऑफ z1। अब जो रियल पार्ट ऑफ z1 था उसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर आ रहा है, नीचे आ रहा है आपका 8 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 8 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसकी रेंज बताने के लिए इसको ऐसे एक्सप्रेशन में ब्रेक करना पड़ेगा, इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जिसकी रेंज निकालना आसान हो जाए। देखिए क्या करेंगे, अगर मैं ऊपर माइनस साइन कॉमन कर लूं और 1/8 भी बाहर कर लूं तो देखिए क्या बचेगा, बचेगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 9। अगर हम लोग 1 ऐड करा दें और 1 सब्ट्रैक्ट करा दें तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को अलग कर लीजिए और 10 को अलग कर लीजिए, ठीक है। अब एक बार 10 के नीचे जाएगा आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक बार 1 प्लस वाई स्क्वायर के नीचे ये जाएगा तो हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाएगा 1/8 टाइम्स 1/8 टाइम्स क्या, 10/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी रेंज हमें चेक करनी है, कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आप एक चीज देखिए, इस एक्सप्रेशन में रेंज चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे अंदर वाला फंक्शन पकड़ते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर की क्या रेंज हमारी 1 से इन्फिनिटी है, सेमी क्लोज इंटरवल में, हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि वाई स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर, इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो आपकी इनइक्वालिटी है, देखिए क्या होता है अल्टीमेटली 1 प्लस वाई स्क्वायर कैसा आएगा, आपका लाई करेगा 1 से इन्फिनिटी के बीच में। जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वाला पार्ट इस तरफ आ जाएगा, ये वाला पार्ट इस तरफ आ जाएगा, इनइक्वालिटी विल चेंज। तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0, इधर आपका बचेगा क्या 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और उस तरफ हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा। उसके बाद क्या करना था, 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, उधर हो जाएगा 10, सॉरी इधर हो जाएगा 0, 10 इंटू 0 विल बी 0, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा आपका 10। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा बनाने के लिए आपको -1 सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। तो इस तरफ हो जाएगा आपका -1 प्लस 0, इस तरफ हो जाएगा आपका -1 और इस तरफ हो जाएगा 10 - 1 9, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आप देखिए कहां से कहां लाई कर रहा है, -1 से 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 से अगर 9 लाई कर रहा है तो रियल पार्ट ऑफ z1 इसमें 1/8 भी मल्टीप्लाइड है, तो अगर 1/8 अगर आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा -1/8 से 9/8। ये जो आपका पूरा एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन विल लाई बिटवीन -1/8 से 9/8। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन था, दैट दिस सेट इज लाइंग बिटवीन द इंटरवल अल्फा से बीटा। तो अगर हम लोग उसको कंपेयर करते हैं, अगर अल्फा और बीटा को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1/8 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 9/8। तो -1/8 और 9/8 अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई हमारी। हमें बताना क्या था, 24 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा विच विल बी इक्वल्स टू 30। तो वैल्यूज पुट करने के बाद इसकी वैल्यू 30 आ जाएगी, विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 3rd। सो 3rd इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमसे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, बताया गया है x इक्वल्स टू एक्स वाई। ध्यान से पढ़िएगा, x इक्वल्स टू एक्स वाई गिवन है। ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है, y इक्वल्स टू वाई एक्स दिया जाता है। यहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स वाई के फॉर्म में सॉल्यूशन बताया गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहाँ पे y आपका कैसा है, y इज ग्रेटर देन -1, और आपको बताया गया है x इंटू ई की पावर 4 - 2 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि x ऑफ e की पावर 4 - 2। इसको आप ये गलती मत समझिए करने की कि x की जो वैल्यू है 1/e की पावर 4 - 2 है। इसका मतलब है जो आपका x फंक्शन है, जहां पे आपका इनपुट y है, तो जब आप y की जगह पे e की पावर 4 - 2 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1। उसी तरह से जब आप y की वैल्यू e की पावर 9 - 2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, हम लोग को ये बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए अगर मैं पूरी इक्वेशन से dx सब्ट्रैक्ट करा दूं, सॉरी डिवाइड करा दूं, तो इस तरफ हो जाएगा dy/dx, यहां से dx चला जाएगा।
उसके बाद अगर मैं y प्लस टू भी अगर मैं डिवाइड करा दूं y प्लस टू, तो देखिए यहां पे होगा क्या आगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, dx सब्ट्रैक्ट करा, dx को डिवाइड कराया, तो dx डिवाइड कराने के बाद इस तरफ आ गया dy बाई dx। अब यहां पे क्या कर रहा है, y प्लस टू को भी अगर हम लोग यहां पे डिवाइड करा दे पूरे पार्ट से, तो यहां से y प्लस टू जाएगा और यहां पे आपका y प्लस टू डिवाइड हो जाएगा। यू कैन सी x प्लस फोर माइनस टू टाइम्स ln y प्लस टू अपॉन y प्लस टू, ये आपका पूरा एक्सप्रेशन आ गया इंटू dy बाई dx। उधर आपका क्या बचा, टू टाइम्स ln y प्लस टू ओनली। यू कैन सी पूरे एक्सप्रेशन में जहां पे ln है उसके इनपुट में y प्लस टू है, मतलब y प्लस टू आपको हर जगह दिखाई दे रहा होगा, अकेले y नहीं है, y प्लस टू यहां भी था और यहां भी है। तो y प्लस टू को मान लेते हैं t के बराबर। इससे क्या होगा, हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी और थोड़ा सा कम हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो जैसे ही आप ln y प्लस टू को t मानेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन y प्लस टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, dt बाई डी एक्स के बराबर। ठीक है, अब आप देखिए पूरा एक्सप्रेशन क्या है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स। उसके बाद x प्लस फोर माइनस टू टी, एक्स प्लस फोर माइनस टू टी ये हो जाएगा और ये वाला पार्ट हो जाएगा प्लस टू टी ओनली। अब आप क्या करिए, आप इसको उस तरफ शिफ्ट करिए, टू टी को इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस टू टी, डी एक्स को मल्टीप्लाई कराइए, डी टी को नीचे, तो डी एक्स बाई डी टी के फॉर्म में अपना एक्सप्रेशन ले आइए। तो डी एक्स बाई डी टी के फॉर्म में लाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा टू टी माइनस फोर माइनस एक्स अपॉन टू टी, ये हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको जो x वाला पार्ट है, x के नीचे जो आपका टू टी आएगा उसको आप उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा x बाई टू टी, इस तरफ बचेगा टू टी माइनस फोर अपॉन टू टी, जिसमें से आप देख सकते हैं टू और टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो t माइनस टू बचेगा। ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए आगे क्या होगा। यू कैन सी ये जो आपका पूरा एक्सप्रेशन है ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 2t, ये हो जाएगा। तो 1 बाय 2t का क्या हो जाएगा आपका 1 बाय 2 e की पावर 1 बाय 2 ln t है, तो 1 बाय 2 जो है t की पावर बन जाएगी, ln से e चला जाएगा तो अल्टीमेटली आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी t की पावर 1 बाय 2। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो 2t माइनस फोर अपॉन 2t था इंटू t की पावर 1 बाय 2 dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 1 बाय 2 क्या करो, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करा के इसके नीचे लेके जाओ तो 2t से 2t जाएगा, बचेगा t की पावर 1 बाय 2 ओनली, माइनस एक बार हो जाएगा आपका 4 अपॉन 2 यानी कि 2 अपॉन t की पावर 1 बाय 2, क्योंकि t की पावर 1 बाय 2 से ये चला जाएगा, हाफ पावर इसकी चली जाएगी। अब आप देख सकते हैं इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 माइनस 2 टाइम्स 1 अपॉन t की पावर 1 बाय 2 है ना, तो अल्टीमेटली t की पावर माइनस 1 बाय 2 है, तो t की पावर माइनस 1 बाय 2 क्या हो जाएगा, t की पावर 1 बाय 2 अपॉन 1 बाय 2। तो 1 बाय 2 आपके ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से जो आपका 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा क्या 2 बाय 3 के फॉर्म में। अब ये आपका पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है, ये आ गया। आपको क्या करना है, t की पावर 1 बाय 2 अगर आप डिवाइड करा दोगे तो यहाँ पे बचेगा x इज इक्वल टू 2 बाय 3t माइनस 4 अब प्लस c इंटू टी की पावर माइनस 1 बाय 2। अब आपको क्या गिवन था, आपको यहाँ पे बताया गया था कि जो आपके फंक्शन की वैल्यू है, जो आपका पूरा एक्सप्रेशन है, उसमें y की जगह पे e की पावर 4 माइनस 2 रखने पे x की वैल्यू 1 आती है। तो जो आपका t वाला पार्ट है उसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ln y प्लस 2। तो ln y प्लस 2 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 बाई 3 ln y प्लस 2 माइनस 4 ln y प्लस 2 माइनस 4 प्लस c टाइम्स ln y प्लस 2 की होल पावर माइनस 1 बाई 2। y की जगह पे जब आप e की पावर 4 माइनस 2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर। तो जब आप y की जगह पे e की पावर 4 माइनस 2 रखेंगे तो e की पावर 4 माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो e की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर। तो 2 बाई 3 इंटू 4, x की वैल्यू 1 है इस तरफ, और माइनस 4 प्लस c टाइम्स ln y प्लस 2। तो इसकी ln y प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई एक बात बताओ, अगर आप y की जगह पे e की पावर 4 माइनस 2 रख रहे हैं तो ln y प्लस 2 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू e की पावर 4 माइनस 2, आगे क्या है प्लस 2, तो इससे ये जाएगा e की पावर 4 आपका आगे आ जाएगा, बचेगा ln e 4 ln e, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर। तो 4 की पावर कितनी है, माइनस 1 बाई 2 यानी कि 1 बाई 2 अल्टीमेटली हो जाएगा इसका नंबर। अब देखिए कुछ जा रहा है क्या, कैंसिल आउट हो रहा है। आप जब इस पूरे पार्ट को लेके जाएंगे उस तरफ, और उसके बाद जो 1 बाई 2 वाला जो c बाई 2 वाला जो 2 है उसको जब आप उस तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी 14 बाई 3 के बराबर। जैसे c की वैल्यू 14 बाई 3 आएगी आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इस फंक्शन में। उसके बाद आपको क्या करना था, आप x की जगह पे क्या, सॉरी y की जगह पे क्या रखने वाले थे, e की पावर 9 बाई 2, सॉरी e की पावर 9 माइनस 2। तो जैसे ही आप e की पावर 9 माइनस 2 रखेंगे तो ln y प्लस 2 की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 9, तो 9 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा 2 बाई 3 इंटू 9 माइनस 4 प्लस 14 बाई 3, इसकी वैल्यू 14 बाई 3 थी, और ln y प्लस 2 की वैल्यू क्या थी 9 की पावर माइनस 1 बाई 2 का मतलब है 1 बाई 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 32 बाई 9 विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 2।
सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमसे डेफिनेट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस नंबर के बराबर गिवन है 1/α log ऑफ अल्फा प्लस 1/b बेस ई। जहाँ पे अल्फा बीटा पॉजिटिव बताए गए हैं तो हमें वैल्यू बतानी है अल्फा टू दी पावर 4 माइनस बीटा टू दी पावर 4 की। हेयर आर दी ऑप्शंस। कैसे बता सकते हैं? सबसे पहला काम ये होगा, हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? बाय यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी। सबसे पहले आप क्या करो, इस इंटीग्रल को आई के बराबर लेट कर लो। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किंग्स प्रॉपर्टी में क्या करते हैं हम लोग, x की जगह पे 1 माइनस एक्स सब्सिट्यूट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसे आप करेंगे x की जगह पे 1 माइनस एक्स सब्सिट्यूट, तो नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर, ये x की जगह पे 1 माइनस एक्स रखने पे वैसे ही आ जाएगा दोबारा। आप चेक करके देखिए 5 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स प्लस माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर। फिर से ये दोबारा रिटर्न होकर अपनी जगह पे आ जाएगी। और रही बात इसकी, तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो जो नेगेटिव पावर हो एलसीएम में जाने के बाद ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी e की पावर 2 माइनस 4x। तो ये आपकी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। दिस इज ऑल्सो द इंटीग्रल आई। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो आई और आई मिलकर हो जाएगा आपका 2i इक्वल्स टू, इधर वाला जो पार्ट है इनका एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में यही पूरा पार्ट हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा आपका 1 प्लस ई की पावर 2 माइनस 4x, जो कि इससे पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में बचेगा आपका सिर्फ इतना पार्ट और ऊपर बचेगा सिर्फ 1। नीचे वाला जो पार्ट बचा इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे 2 को कॉमन करने के बाद। तो 2 कॉमन करने के बाद अंदर बचेगा आपका 11/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत आसान है, आप आराम से बना सकते हैं इसको। उसके बाद 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है? अल्टीमेटली वो हमारा होता है 1/a a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। तो अल्टीमेटली 1/a यानी कि 1/√11 बचेगा। लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, देखिए क्या है, 2i की वैल्यू किसके बराबर है? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 dx अपॉन 11/4, जिसको हम लोग √11/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और आगे क्या आपका माइनस से x से माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो अगर आपको याद हो तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रल की बात नहीं याद है तो आपको याद दिला देता हूं। तो देखिए क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1/2 इंटू 1/a होता है 1/a का मतलब 1/√11/2 आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 से ये 2 चला जाएगा। ln अंदर क्या बचता है? ln मॉड a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। तो √11/2 माइनस एक्स माइनस 1/2 और नीचे हो जाएगा आपका √11/2 प्लस एक्स माइनस 1/2। इस पे लिमिट हमारी क्या है? इस पे लिमिट है हमारी 0 से 1। तो जब आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू दिस। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी, हम लोग को क्या करना है, इसको कंपेयर करना है विद अल्फा एंड बीटा। तो जब आप अल्फा और बीटा से कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √11 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी √10। हमें बताना क्या था? अल्फा टू दी पावर 4 माइनस बीटा टू दी पावर 4 की वैल्यू। तो अल्फा टू दी पावर 4 हो जाएगा आपका 121, बीटा टू दी पावर 4 हो जाएगा आपका 100। तो 121 माइनस 100 विल बी इक्वल्स टू 21। सो दिस विल बी आवर आंसर विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 3rd। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे हमें बताना है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू दीज टू सर्कल्स। 2 सर्कल्स की इक्वेशन हमें गिवन है, हमें इनकी कॉमन टेंजेंट्स की नंबर बताना है। आराम से बता सकते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि जो दोनों सर्कल्स हैं इनकी पोजीशन कैसी है, टचिंग है, इंटरसेक्टिंग है या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग है। तो इसके लिए हम लोग को इन दोनों के सेंटर्स और इन दोनों के रेडियसेस पता करने पड़ेंगे। तो कैसे पता करेंगे? देखिए जो पहला वाला सर्कल है इसका सेंटर हो जाएगा 6,15/2 सॉरी 9,15/2। इस वाले सर्कल की बात करें, इस वाले सर्कल के सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर हो जाएगा आपका 3,3 इजीली। इसके रेडियस की बात करें तो क्या हो जाएगा √g² प्लस f स्क्वायर यानी कि 81 प्लस 225/4 माइनस सी की जगह पे क्या हो जाएगा -131। उसके बाद अगर मैं इस वाले के रेडियस की बात करता हूं, C2 के सर्कल C2 के रेडियस के बारे में बात करता हूं, तो इसका रेडियस हो जाएगा √g² यानी कि 9 प्लस f स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 7। तो यू कैन सी इसका रेडियस हो जाएगा 5 यूनिट्स। इसका रेडियस निकालेंगे, कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या आएगा। तो देखिए आगे C1 निकाल लिया था 9,15/2, C2 निकाल लिया था आपका 3,3। इसका रेडियस निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 5/2। सेकंड वाले का रेडियस हमारा 5 हो जाएगा इजीली। C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 15/2। इजीली निकाल सकते हैं C1 C2 के बीच का डिस्टेंस। यू कैन सी जो आपका C1 C2 आ रहा है वो आपका आ रहा है R1 प्लस R2 के बराबर, क्योंकि R1 प्लस R2 जब आप करेंगे तो वो भी आपका 15/2 हो जाएगा। तो अगर दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस दोनों रेडियाई के सम के बराबर, इसका मतलब दोनों सर्कल कैसे हैं? टचिंग है। दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो यहां पे कितनी कॉमन टेंजेंट्स बन सकती हैं? इजीली यू कैन सी एक ये बनेगी, एक ये बनेगी और एक ये बनेगी। 3 कॉमन टेंजेंट्स बनती हैं जब 2 सर्कल्स हमारे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी द 3rd ऑप्शन 3।
सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें ABCD एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ई और एफ बताए गए, इसके मिड पॉइंट्स है डायगोनल AC और BD के। जो AC और BD डायगोनल है उनके मिड पॉइंट्स E और F हैं। हमसे कह रहा है कि अगर AB माइनस BC प्लस AD माइनस DC आपका K टाइम्स FE के बराबर, तो K की वैल्यू बताइए। आराम से बता सकते हैं आप। देखिए करना क्या है, ABCD जो क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है, जो क्वाड्रिलेटरल में गिवन है, इसके पोजीशन वेक्टर्स मान लेते हैं स्मॉल a, B, C एंड D। अब AC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है आपका E, BD का जो मिड पॉइंट है वो क्या है आपका F, उसको मान लिया स्मॉल e और उसको मान लिया स्मॉल f। ठीक है, अब हमें क्या बताना था, हमें गिवन था AB माइनस BC प्लस AB माइनस DC, AB माइनस BC प्लस AD माइनस DC, सॉरी AD माइनस DC, इसको AD कर लीजिए। व्हाट इज AB? AB को अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर के हिसाब से देखें तो हो जाएगा B माइनस A, BC हो जाएगा आपका C माइनस B, AD हो जाएगा आपका D माइनस A माइनस DC हो जाएगा आपका C माइनस D। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 2 टाइम्स B प्लस D माइनस 2 टाइम्स A प्लस C। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 टाइम्स B प्लस D माइनस 2 टाइम्स A प्लस C इक्वल्स टू K टाइम्स FE। अब B प्लस D क्या है एक्चुअल में, अगर आप ध्यान से देखें तो B और D का मिड पॉइंट आपका F था, तो पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग जो B और D का सम डिवाइडेड बाय 2 होगा, मतलब जो F होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, B प्लस D बाय 2। तो अल्टीमेटली जो B प्लस D है वो आपका 2F के बराबर हो जाएगा, और उसी तरह से जो आपका A प्लस C है वो आपका 2E के बराबर हो जाएगा। तो 2 इंटू 2F यानी कि 4F माइनस 4E, 4 कॉमन कर लेंगे तो 4 टाइम्स F माइनस E जो है वो K टाइम्स FE के बराबर है। सो व्हाट इज F माइनस E? F माइनस E को अगर आप चेक करें तो आप ये अल्टीमेटली आपको पता चलेगा दैट दिस इक्वल्स टू माइनस 4FE। सही है, क्योंकि F माइनस E क्या हो जाएगा, F माइनस E हो जाएगा आपका EF वेक्टर, तो वो किसके बराबर है, माइनस FE वेक्टर के बराबर है। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका माइनस 4 टाइम्स FE, और इस तरफ क्या था K टाइम्स FE, तो K की वैल्यू कंपैरिजन से क्या आ जाएगी, माइनस 4 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल्स टू माइनस 4 विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें ये एक एक्सप्रेशन गिवन है ट्राइनोमियल का, आप देख सकते हैं इसकी पावर 10 है और इसकी वैल्यू हमें बताई गई है। इसका जो वैल्यू है, इसका जो एक्सपेंशन है वो हमें गिवन है सिग्मा i इक्वल्स 0 से 20 pi इंटू एक्स की पावर i, जहाँ पे ABC आपको नेचुरल नंबर्स गिवन है, P1 आपको 20 गिवन है और P2 आपको 210 गिवन है। तो कह रहा है वैल्यू बताइए 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C की। आराम से बता सकते हैं जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें x की पावर्स के जो कोफिशिएंट्स है वो हमें मिलेंगे। अब आप देखें यहाँ पे जो समेशन गिवन है उसमें P1 कब मिलेगा, जब आप i की जगह पे 1 रखेंगे, और जब आप i की जगह पे 1 रखेंगे तो x की पावर 1 का कोफिशिएंट आपको मिलेगा P1। तो अल्टीमेटली जो P1 है वो एक्चुअल में क्या है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1। और अगर मैं P2 की बात करूं तो P2 क्या है हमारा, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मल्टीनोमियल की हेल्प से हम लोग इसके कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं x और x स्क्वायर के। देखिए कैसे, सबसे पहली चीज x की पावर 1 का कोफिशिएंट 20 है, तो देखिए x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट 20 है वो इधर से तो आपको 20 मिल गया, P1 की वैल्यू 20 है। इस तरफ की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, अगर आपको याद हो तो x की पावर 1 का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा, जब मैं इसको एक पावर दूंगा और बाकी किसी को कोई पावर नहीं दूंगा, और इसको मैं दे दूंगा 9 पावर्स, इसको मैं 9 पावर दे दूं, अगर मतलब जो इंडेक्स है हमारा उसकी टोटल पावर कितनी है 10, तो इसी पावर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर मैं इसको एक पावर दे दूं और इसको 9 पावर दे दूं तो अल्टीमेटली मुझे x की पावर 1 का कोफिशिएंट मिलेगा। तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, जैसा कि हम लोग करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। तो जो आपका ये वाला पार्ट है इसकी पावर 9 हो जाएगी, और जो इसका कोफिशिएंट था b, x का जो कोफिशिएंट था v, उसके ऊपर पावर हो जाएगी 1। सो अल्टीमेटली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी 10 के बराबर, 10 से आपका 20 जाएगा 2 टाइम्स के बराबर, तो a की पावर 9 इंटू b की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। अब a की पावर 9 इंटू बी अगर आपका 2 के बराबर है, और ए बी आपको कैसे नहीं गिवन थे, ए बी सी आपको कैसे गिवन थे, तीनों थे नेचुरल नंबर, तो अल्टीमेट सीधी सी बात है कि ए की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू हो जाएगी यहां से 2, तभी इनका प्रोडक्ट आपका 2 के बराबर आ पाएगा। तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब बात करते हैं P2 के बारे में। व्हाट इज P2? P2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे तो आपका P2 है विच इज इक्वल्स टू 210। इस तरफ की बात करें तो आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कब कब मिलेगा, जब मैं इसको एक पावर दूं, ठीक है, और इसको मैं दे दूं 9 पावर्स और इसको एक भी पावर ना दूं, या फिर मैं इसको बीच वाले पार्ट को 2 पावर दे दूं, इसको पावर 8 दे दूं और इसको कुछ भी ना दूं, तो मुझे मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंप्लीट। तो देखिए अगर मैं a को 9 पावर दे रहा हूं और c को 1 पावर दे रहा हूं तो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू a की पावर 9 इंटू c की पावर 1 प्लस, अब उसके बाद जब आप b को मतलब bx वाले पार्ट को 2 पावर्स दें और एक a को आप 8 पावर्स दें, पहले वाले पार्ट को आप 8 पावर्स दे दें और उसको 2 पावर्स दे दें, तो क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल a की पावर 8 और b स्क्वायर। ठीक है, अब हमें a और b की वैल्यूज पता है, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, तो इधर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 45 इंटू 4।
इसकी बात करें, इसकी वैल्यू 1 है, बचेगा क्या आपका 10/9, मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू सी, तो 10c। इस तरफ क्या आपका 210, 45 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, 45 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा आपका 180, उस तरफ जाने के बाद -180, तो 10c की वैल्यू हो जाएगी 30 के बराबर, अल्टीमेटली c की वैल्यू हो जाएगी 3। हमें बताना क्या था, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तो a की वैल्यू थी 1, b की वैल्यू थी 2 और c की वैल्यू क्या है 3। सो अल्टीमेटली 1 + 2 + 3 विल बी इक्वल 6, 6 इंटू 2 विल बी 12, सो 12 विल बी आवर आंसर विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 2। सो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमसे फंक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है जिसपे क्वांटिटी हम लोग को बतानी है, ठीक है, क्वांटिटी और डिफरेंशियबिलिटी का है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। fx हम लोग गिवन है मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन 1 + x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, और उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या गिवन है 2 + x, एंड थर्ड फंक्शन इज x + 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बिलोंगिंग 0 से 2 इन क्लोज इंटरवल। कह रहा है जो m है, स्मॉल m, दैट इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन 0 से 2 जहां पे हमारा फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, और जो n है वो हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 से 2 ओपन इंटरवल है। इस इंटरवल में जो n है दैट इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, जहां पे हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हमें बतानी है m + n के होल स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, आराम से बता सकते हैं। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम निकालने के लिए इसको आप मान लीजिए gx के बराबर। तो अगर आपने इसको gx माना है तो देखिए 0 से 1 के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला पार्ट जो है क्या हो जाएगा, 0 से 1 के लिए ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, बचेगा 1 + x ओनली। 1 से 2 के लिए ये वाला पार्ट हो जाएगा 1, तो बचेगा फंक्शन 2 + x, और एग्जैक्टली 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 यानी कि 3, और 2 + 1 3 और +2 5, तो एग्जैक्टली 2 पे फंक्शन की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा पहला वाला फंक्शन। दूसरा वाला जो फंक्शन था हमारा ये वाला x + 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इसको मान लेते हैं कोई फंक्शन λx, ध्यान से देखिएगा। तो λx की बात करें तो 0 से 1 के लिए ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो फंक्शन बचेगा आपका सिर्फ x। 1 से 2 के लिए ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 1, 1 इंटू 2 विल बी 2, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी x + 2, और एग्जैक्टली 2 पे ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 + 2 6, तो ये हो जाएगा हमारे फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे वाले का, 0 से 1 के लिए अलग, 1 से 2 के लिए अलग, और एग्जैक्टली 2 के लिए अलग। थर्ड फंक्शन हमारा क्या था 2 + x, ये तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, तो ये थ्रू आउट पूरे डोमेन पे हमारा एकदम इंक्रीज रहेगा, इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन रहेगा। अब इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन रहेगा तो इसको डिस्क्रीट करने का कोई फायदा ही नहीं बनता है, क्योंकि हर एक इंटरवल में 0 से 1 के लिए अलग, 1 से 2 के लिए अलग, और 2 के लिए अलग, सबके लिए फंक्शन सेम ही रहेगा हमारा। अब हमें लेना क्या था, हमें जो fx लेना था वो क्या लेना था, इन तीनों फंक्शंस का मैक्सिमम। तो 0 से 1 के लिए आप मुझे बताओ कौन से फंक्शन में मैक्सिमम मिल रहा है, यहां मिल रहा है 1 + x, यहां मिल रहा है x, और यहां मिल रहा है 2 + x, तो ऑब्वियस सी बात है 0 से 1 के लिए हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे। उसके बाद 1 से 2 के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, यहां पे गिवन है 2 + x, यहां पे भी 2 + x, और यहां पे भी 2 + x, तो अल्टीमेटली 1 से 2 के लिए भी 2 + x ही लेंगे। तो जो हमारा फंक्शन है वो 0 से 2 के लिए इन सेमी क्लोज इंटरवल वो आपका 2 + x ही रहेगा। और एग्जैक्टली 2 की बात करें तो 2 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू ये वाली की 5 थी, ये वाले की 6 थी, और ये वाले की 4 हो जाएगी। तो आप देखिए बीच वाला जो ये λx फंक्शन है, इस पे x = 2 पे फंक्शन का मैक्सिमम मिल रहा है, तो x = 2 पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 6। अब हमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो यू कैन सी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो रहा है 2 पे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ओनली एट x = 2, क्योंकि 2 माइनस में फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 4, और एग्जैक्टली 2 पे फंक्शन की वैल्यू है 6। तो जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है डिसकंटिन्यूटी के वो कितने हो जाएंगे 1, तो m की वैल्यू हो गई 1। और अगर ओपन इंटरवल 0 से 2 के लिए डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं 0 से 2 के लिए हमारा जो फंक्शन है 2 + x, दैट इज क्लियरली डिफरेंशिएबल। 2 + x इज अ स्ट्रेट लाइन फंक्शन, इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएंगे 0 इन दिस ओपन इंटरवल, तो n की वैल्यू हो जाएगी 0। हमें क्या बताना था, m + n का होल स्क्वायर प्लस 2, यानी कि क्या हो जाएगा आपका m की वैल्यू 1 थी, 1 + 0 का होल स्क्वायर यानी कि 1, 1 + 2 विल बी इक्वल्स 3। तो इस हिसाब से हमारा आंसर विल बी 3, विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 2। सो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक बैग है जिसमें 6 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। कह रहा है इसमें एक डाई को रोल किया गया वंस, एक बार रोल किया गया, एंड द नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द डाई आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक बैग है जिसमें 6 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, एक डाइस को फेंका गया, और जो डाइस पे हमारा नंबर आएगा उतने नंबर ऑफ बॉल्स आपको ऑब्टेन करने हैं फ्रॉम द बैग एट रैंडम। तो कह रहा प्रोबेबिलिटी बताइए कि जितने भी बॉल्स आप ड्रॉ कर रहे हैं वो सारी की सारी व्हाइट हो जाएं। तो व्हाइट बॉल्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है सारी की सारी वो क्या हो जाएगी। तो ध्यान समझिएगा, एक बैग है, देखिएगा ध्यान से, बैग जिसमें 6 व्हाइट बॉल हैं, ठीक है, 6 व्हाइट बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, अब 6 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। तो आप मुझे बताओ अगर आप डाइस फेंकते हो उसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है ना, तो 1/6। अब अगर 1 आ रहा है तो आपको जो एक बॉल ड्रॉ करनी है उस बैग में से, जो आप एक बॉल ड्रॉ करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, व्हाइट।
तो टोटल वाइट बॉल्स कितनी है हमारी 6 और टोटल बॉल्स कितनी है हमारी 10, तो क्या हो जाएगा 6C1 अपॉन 10C1, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 वाइट बॉल। उसके बाद अगर पासे में 2 आता है, अगर डाइस में 2 आता है तो आपको दोनों बॉल्स ड्रॉ करनी होंगी एट रैंडम और दोनों बॉल्स कैसी होनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, तो इन सारे केसेस में आपका 1/6 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर नंबर के लिए जो डाइस पे आपका नंबर आ रहा है उसमें से हर एक की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इक्वल है 1/6। अब अगर आपका 2 आता है तो 2 बॉल्स आपको सेलेक्ट करनी है, तो 10 में से 2 बॉल्स आप कितनी तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब 6 व्हाइट बॉल है और 10 ब्लैक बॉल्स हैं, तो आपको फेवरेबल केसेस आपके कितने हो जाएंगे 6C2, क्योंकि अगर आपको व्हाइट बॉल चाहिए तो व्हाइट बॉल तो 6 है ना, 6 में से 2 व्हाइट बॉल कैसे ले सकते हैं 6C2 वेज में। नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 10, तो 10 में से 2 बॉल्स लेनी है, दीज आर द टोटल केसेस, तो 6C2 अपॉन 10C2। उसी तरह से अगर आपके डाइस में 3 आता है तो आपको 3 बॉल्स लेनी है, उनको आप कितनी तरह से ले सकते हैं 6C3 अपॉन 10C3 और इसमें 1/6 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 आने की संभावना क्या है 1/6। उसी तरह से 4 के लिए, उसी तरह से 5 के लिए और लास्ट में 6 के लिए आपको करना क्या है 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6, ये जो आपको वैल्यूज गिवन है इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप खुद कर लीजिएगा। 6C1 की वैल्यू 6 होती है, नीचे आपका 10 हो जाएगा। उसी तरह से इसकी इन सब की वैल्यूज बहुत ही आराम से निकाली जा सकती है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/6 तो आपका बाहर है, ऊपर हो जाएगा 126 + 70 + 35 + 15 + 5 + 1 अपॉन 210। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका नंबर आ जाएगा 42 अपॉन 210, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5 के बराबर, विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आप आराम से इसको कर सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है फंक्शन का, जिसमें हमें डोमेन बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये जो पूरा फंक्शन है हमें इसकी डोमेन बतानी है। डोमेन बतानी क्या है, डोमेन गिवन है अल्फा से बीटा, तो कह रहा 36 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का मैग्नीट्यूड बताओ, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ। अल्टीमेटली हमें इसकी डोमेन निकालनी पड़ेगी। डोमेन के अकॉर्डिंग आपको कितने फंक्शंस ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है। पहला तो लॉग वाला, लॉग के अंदर का जो इनपुट है कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। साइन इनवर्स के अंदर का इनपुट कैसा होना चाहिए -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। और जो कॉस इनवर्स के अंदर का इनपुट है वो भी कैसा होना चाहिए -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तीनों को सॉल्व करो और तीनों का कॉमन ले लो। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 4x² + 11x + 6, ये कैसा होना चाहिए पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे 4x + 3 और x + 2। इनको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे हमें x की रेंज मिल जाएगी -∞ से -2 यूनियन -3/4 से इन्फिनिटी। आराम से बिल्कुल सिंपल इनइक्वालिटी है, ठीक है। ये पहला वाला पार्ट हो गया। उसके बाद 4x + 3 हमारा कहां से कहां लाई करना चाहिए -1 से 1। तो -1 से 1 के बीच में आप जब 4x + 3 लाई कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि 3 सब्ट्रैक्ट कराने पे इस तरफ हो जाएगा -4, इस तरफ बचेगा आपका 4x, इस तरफ बचेगा आपका -2। 4 डिवाइड कराएंगे तो इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा आपका 4 डिवाइड, तो -1 से -1/2। तो x की वैल्यूज आ जाएंगी -1 से -1/2। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द डोमेन। और जो थर्ड पार्ट है 10x + 6/3, ये भी कैसा होना चाहिए -1 से 1 के बीच में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की रेंज आपको मिलेगी -9/10 से -3/10। तो आपको क्या करना है, इसका और इसका तीनों का पार्ट्स कॉमन लेने हैं। तो जब आप तीनों के पार्ट्स कॉमन लेंगे तो आपको कंप्लीट जो कंबाइंड मतलब तीनों में जो कॉमन पार्ट मिलेगा x का, वो आपको मिलेगा -3/4 से -1/2 के बीच में। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे अल्फा और बीटा से, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -3/4, बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/2। हमें बताना क्या था 36 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा के मॉड की वैल्यू। तो पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी -5/4, उसका मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4 इंटू 36 करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 45। सो 45 विल बी आवर आंसर विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 3। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन गिवन है, जिसमें बताया गया है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है स्मॉल m और उसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है दैट इज m-n। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो अल्टीमेटली क्या है आपका m-n, और ए का जो ऑर्डर है दैट इज व्हाट, दैट इज द ऑर्डर m क्रॉस m का ऑर्डर है, वेयर m एंड n सेटिस्फाई दीज टू इक्वेशंस। m और n दो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं, सॉल्व करके आराम से m और n की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ n टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ma आपका 3 की पावर a 5 की पावर b 6 की पावर c के बराबर है। तो कह रहा है a + b + c की वैल्यू बताओ। आराम से बता सकते हैं। आपको करना क्या, पहले m और n की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप m और n की वैल्यूज इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो इन दोनों को सॉल्व करने पे m की वैल्यू आ जाएगी 5 और n की वैल्यू आ जाएगी 2। सबसे इजी काम था ये m और n की वैल्यूज निकालना। तो जैसे ही m की वैल्यू आएगी तो यहां से पता चलेगा जो ऑर्डर है मैट्रिक्स A का दैट इज 5, यानी कि m की वैल्यू क्या है 5, और जो n है n की वैल्यू क्या आई है 2। तो n की वैल्यू अगर 2 आई है तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू थी वो क्या थी m-n, तो 5 - 2 विल बी इक्वल टू 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 3 आ गई। अब ध्यान समझिएगा,
हमें क्या गिवन था, डिटर्मिनेंट ऑफ n टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ma, है ना, वो गिवन था 3 की पावर इंटू 5 की पावर इंटू 6 की पावर समथिंग, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को 3 और 5 और 6 की पावर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ 5a के बारे में। आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a जो होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 5a की पावर m-1, m क्या है आपका, m इज द ऑर्डर, 5 - 1 करेंगे तो 4 का स्क्वायर विल बी 16, तो 5a का जो डिटर्मिनेंट है उसकी पावर 16, और जो 2 है, जब इसका डिटर्मिनेंट आप ले रहे हैं तो 2, अब आप मुझे बताओ जो ऑर्डर है हमारे मैट्रिक्स का वो कितना है, 5, तो 2 जो है आपका 5 रोज से या फिर 5 कॉलम से कॉमन आ जाएगा, तो 2 की पावर 5 आपका बाहर आ गया। अब 5a की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, 16, तो 5a, अब आप एक बात बताओ, a में आपका 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो मैट्रिक्स a उसमें आपके हर एक एलिमेंट में 5 मल्टीप्लाइड है, कितने हमारे ऑर्डर, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 5, तो हर एक रो या फिर हर एक कॉलम से 5 हमारा कॉमन आएगा, तो 5 कितनी बार बाहर आ सकता है, 5 आपका बाहर आ सकता है 5 टाइम्स, तो 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 16, आप देख सकते हैं 5 की पावर 5 आएगा बाहर और उसके ऊपर पावर लग जाएगी 16, तो हो जाएगा 5 की पावर 80, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर क्या हो जाएगी आपकी 16। सो यू कैन सी डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 3 थी, तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर 5, 5 की पावर 80 और 3 की पावर 16 के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन हमारा जो आंसर था, जो हम लोग को ये वैल्यू गिवन थी, वो 3, 5 और 6 की पावर में गिवन थी, तो आप इससे जो है 2 की पावर 5 अलग कर लो, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 अलग कर लो, 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 विल बिकम 6 की पावर 5, तो 6 की पावर 5 अलग हो गया। यहाँ पे अगर आपने 5 पावर अलग करी तो 3 की पावर 11 बची, और बीच में 5 की पावर 80 जैसा था वैसे ही। जब आप इसको कंपेयर करेंगे 3 की पावर a, 5 की पावर b और 6 की पावर c से, तो a b c की वैल्यू आ जाएगी 11, 80 एंड 55। तो इन तीनों जब आप सम करेंगे तो इन तीनों का सम आ जाएगा आपका 96 के बराबर। सो अवर वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 96, विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4। सो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे हमसे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बताया गया जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10 ऑब्जर्वेशंस का, वो हमें गिवन है 20 और 8। तो अगर 10 डेटा मतलब 10 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो आपको 20 गिवन है, और जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है वो आपको गिवन है 8 के बराबर। तो अगर मीन आपका 20 है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 8 है, कह रहा लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट वन ऑब्जर्वेशन वाज रिकॉर्डेड एज 50 इंस्टेड ऑफ 40। तो एक ऑब्जर्वेशन को गलत रिकॉर्ड कर लिया गया था 50 इंस्टेड ऑफ 40, यानी कि 40 की जगह पे 50 धोखे से लिख दिया गया था। तो कह रहा करेक्ट वेरिएंस बताइए। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है रॉन्ग डेटा का, करेक्ट डेटा का वेरिएंस पूछ रहा है। क्वेश्चन को देखिए आप घुमा कितना रहा है इसमें। अब आपको क्या गिवन है, मीन गिवन है म्यू 20, और आपको क्या गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 8 के बराबर। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, म्यू करेक्टेड म्यू क्या हो जाएगा, करेक्टेड मीन क्या हो जाएगा। करेक्टेड मीन के लिए आपको वो डेटा हटाना पड़ेगा जो गलत था और उस डेटा को ऐड करना पड़ेगा जो सही था। तो -50 + 40 करेंगे तो 200 - 50 + 40 अपॉन 10 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 19। तो हमारा जो नया वाला जो मीन है वो कितना आया 19। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओल्ड वेरिएंस निकालते हैं। ओल्ड वेरिएंस का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ओल्ड वेरिएंस का मतलब जो हमारा पुराना डेटा जो गलत डेटा था उसके अकॉर्डिंग। तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिग्मा xi स्क्वायर बाय 10 माइनस मीन स्क्वायर। मीन कितना था पुराना वाला 20, तो -20 स्क्वायर। तो आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था वो 8 था, तो 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज द वेरिएंस। सीधी सी बात है, सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरिएंस। तो ध्यान से देखिए 8 स्क्वायर विल बी 64, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस 400, क्योंकि -20 स्क्वायर हो जाएगा -400, उस तरफ जाके +400। ये 10 उस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो 64 + 400 इंटू 10 करेंगे तो सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर। सिग्मा xi स्क्वायर का मतलब है सारे ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम लोग बात करते हैं नए वेरिएंस की, यानी कि जो हमारा न्यू वेरिएंस है, जो करेक्टेड वेरिएंस है उसकी। तो सिग्मा स्क्वायर करेक्टेड क्या हो जाएगा, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन 10 माइनस मीन स्क्वायर। नया मीन क्या था हमारा 19, तो 19 स्क्वायर आगे आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद सिग्मा xi स्क्वायर आपका ये था, सिग्मा xi स्क्वायर आपका ओल्ड वाला ये था। अब अगर ओल्ड वाला ये था तो न्यू वाला क्या हो जाएगा, न्यू वाले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका 50 था उसका स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और 40 का स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका नया डेटा ऐड हुआ है उसका स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा और पुराने डेटा का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 3740 के बराबर। डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 374, माइनस 19 का स्क्वायर हो जाएगा -361, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13 के बराबर। सो आवर आंसर इज 13 विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4।
सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन गिवन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अल्फा बीटा में बताया गया ऑर्थो सेंटर एक ट्राइंगल एबीसी का जिसके वर्टिसेस हैं ए बी एंड सी 3, -7, -1, 2 एंड 4, 5। तो हमें 9 अल्फा -6 बीटा प्लस 60 की वैल्यू बतानी। अल्टीमेटली हमें ऑर्थो सेंटर बताना है। कैसे निकालेंगे देखिए, ये 3 हमारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो आप क्या करो, एसी लेंथ की स्लोप निकाल लो। जो एसी साइड है उसकी स्लोप निकाली 12, बीसी की स्लोप निकाल ली 3/5, आराम से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अब हमें पता है ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। तो जब आप ए से ऑल्टीट्यूड कराएंगे बीसी पे और जब आप बी से ऑल्टीट्यूड कराएंगे एसी पे, तो आपको पता चलेगा इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है हमारा, ऑर्थो सेंटर। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग ऑल्टीट्यूड ऑफ बीसी की बात करें तो बीसी का जो ऑल्टीट्यूड होगा उसका स्लोप क्या हो जाएगी, अगर इसकी स्लोप 3/5 है तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी -5/3। और ये लाइन किस पॉइंट से पास करेगी, ए से। तो y - y1 इक्वल्स टू m, m क्या आपका -5/3 इंटू x - x1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी किसकी, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी ऑल्टीट्यूड ऑफ बीसी की। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से अगर आप एसी का ऑल्टीट्यूड की बात करें तो दैट लाइन इज पासिंग थ्रू बी ऑल्सो। तो बी से पास कर रही, इसकी स्लोप थी आपकी 12। तो बीसी की जो आपकी एसी की जो ऑल्टीट्यूड होगा उसकी स्लोप क्या हो जाएगी -1/12। किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, -1, 2 से। तो y - y1 इक्वल्स टू m यानी कि -1/12 और x - x1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन यानी कि ऑल्टीट्यूड ऑफ एसी। तो इसको आप लोग मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ये वाला, दैट इज द ऑर्थो सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा, बीटा। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू -47/19 एंड बीटा की वैल्यू आ जाएगी 121/57। बिल्कुल सिंपल है, आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें बताना क्या था, 9 अल्फा -6 बीटा प्लस 60। तो 9 अल्फा जब आप करेंगे तो 9 टाइम्स दिस -6 टाइम्स दिस प्लस 60 जब आप करेंगे तो इसका पूरा एक्सप्रेशन जो सम आएगा दैट विल बी इक्वल टू 25। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा लेकिन आप आराम से इसको कर सकते हैं। आवर आंसर विल बी 25 विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4। सो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा गया है जिसके ऊपर एब्सोल्यूट साइन भी प्रेजेंट है। हमें नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लोग करते क्या है, चेक करते हैं कि किन किन नंबर्स के ऊपर हमारा एब्सोल्यूट साइन है। आप देखिएगा जो एब्सोल्यूट साइन इसके ऊपर है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा, 0। उसके बाद x+2 के ऊपर आपका क्या है, एब्सोल्यूट साइन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, -2। तो -2 आपका पहले आएगा और 0 आपका बाद में आएगा। तो जितने हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उससे एक ज्यादा हमारे केसेस है। पहला केस इधर बनेगा जब आप x 0 से बड़ा लेंगे या उसके बराबर लेंगे। एक केस जब आप x को -2 से 0 के बीच में लेंगे और थर्ड केस जब आप x को -2 से छोटा लेंगे। तो 3 केसेस बनेंगे। तीनों केसेस के लिए आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा, जब ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है जिसमें आपका जब x केस फर्स्ट में जब आप x को ले रहे हैं कैसा, 0 से इन्फिनिटी, तो उस केस में क्या होगा, आपका ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉड आपका हटेगा प्लस साइन के साथ। तो सॉल्व करने पे हमारा जो मतलब प्लस साइन के साथ जब हटेगा तो सिंप्लीफाई करने पे हमारी इक्वेशन हो जाएगी x² - 5x - 4 = 0। इसके रूट्स तो होंगे नहीं, मतलब इसके फैक्टर्स तो होंगे नहीं, तो इसको हम लोग इसके रूट्स निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य वाले मेथड से। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसके 2 रूट्स आ जाएंगे। एक आ जाएगा आपका 5 + √41/2 और एक हो जाएगा आपका 5 - √41/2। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों में से हमें कौन सा लेना आएगा। भाई सीधी सी बात है, हमें x कैसा लेना था, 0 से इन्फिनिटी। पहला फिल्टर क्या बोल रहा था कि x हम लोग को कैसा चाहिए, 0 से इन्फिनिटी। तो आपको वो आंसर चेक करना है फिल्टर के थ्रू जो आपका पॉजिटिव हो। तो आप देख सकते हैं दिस नंबर नेगेटिव, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर लेंगे। तो और 5 + √41/2 को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक हम लोग को रियल रूट मिला। उसके बाद केस सेकंड, जब हम लोग x को कैसा लेंगे, -2 से 0 के बीच में। तो जब x -2 से 0 के बीच में लेंगे तो ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव है तो मॉड हटेगा माइनस साइन के साथ, और ये वाला पार्ट अगर पॉजिटिव है तो मॉड हटेगा प्लस साइन के साथ। सिंप्लीफाई करने पे एक्सप्रेशन बन जाएगा इस फॉर्म में, -x² - 5x - 4 = 0, जिससे माइनस साइन कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x² + 5x + 4 = 0। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी क्योंकि इसके फैक्टर हो जाएंगे आराम से, क्या क्या, -1 और -4। अब हमें उस आंसर को एक्सेप्ट करना है जो कि इस इंटरवल में लाई करे, -2 से 0, क्योंकि ये फिल्टर का काम कर रहा है, हमारे आंसर्स को फिल्टर करेगा। तो -2 से 0 के बीच में आपका सिर्फ -1 लाई करेगा, -4 को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। तो एक रियल रूट हम लोग को यहां से मिला सेकंड केस से। केस थर्ड, जब हम लोग x को कैसा लेंगे, -2 से छोटा, यानी कि -∞ से -2। इसके ऊपर ओपन लगाओ, इसके ऊपर क्लोज लगा दो, या फिर इसके ऊपर भी ओपन रख देंगे। इन्फिनिटी के ऊपर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं होता, हमें पता है। तो जब x आप -∞ से -2 के बीच में लेंगे तो ये वाला पार्ट भी नेगेटिव, ये वाला पार्ट भी नेगेटिव, तो दोनों के मॉड हटेंगे माइनस साइन के साथ। माइनस साइन के साथ जब हटेंगे तो आपका सिंप्लीफाई होने के बाद इक्वेशन हो जाएगी x² - 5x - 16 = 0।
इसके रूट्स निकालेंगे श्रीधराचार्य वाले मेथड से, तो दो रूट्स आ जाएंगे, एक हो जाएगा 5 प्लस रूट 81/2 और एक हो जाएगा 5 माइनस रूट 89/2। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे? दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, ये कभी भी इस इंटरवल में नहीं लाई करेगी, तो इस वजह से इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, और ये जो इसको नेगेटिव आएगी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो -2 से भी छोटा होगा, मतलब ये जो वैल्यू है ये आपकी इसी इंटरवल में लाई करेगी बीच में, तो इस वजह से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे कितने रियल रूट्स मिले? एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला और एक यहाँ से मिला, सो देयर विल बी 3 रियल रूट्स विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, और बताया गया इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है जहाँ पे x की वैल्यू अल्फा आ रही है, y की वैल्यू बीटा और z की वैल्यू आ रही है गामा, ठीक है। तो कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बताइए अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन दिस, जहाँ पे आप देख सकते हैं लैम्डा आपका अननोन कांस्टेंट है जो कि इस वाली इक्वेशन में यूज हुआ है। तो आप एक काम करो, पहले आप इन तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करो, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड और इसको मान लो थर्ड। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या करिए, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, इसको थर्ड माना। तो अगर आप सेकंड माइनस फर्स्ट कर दें तो आपको y और z में एक इक्वेशन मिलेगी, क्या y + 16z = 2, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद जो आपकी थर्ड वाली इक्वेशन है उससे आप फर्स्ट वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कराइए, लेकिन उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कराइए ताकि आपका x और x वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाए। तो थर्ड -2 टाइम्स फर्स्ट करेंगे तो आपका बचेगा -3y + 23z = -6, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 आपने मान ली। अब आपको y और z में दो इक्वेशंस मिल चुकी हैं, जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी 0 और y की वैल्यू मिल जाएगी 2। बहुत ही सिंपल तरीके से y और z की वैल्यू आ जाएगी। अब y और z की वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो जैसे ही आप y और z की वैल्यू इन तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहां से -3। अब x की वैल्यू -3 आई है, y की वैल्यू 2 आई और z की वैल्यू 0 आई है। तो हमें क्या पता था? हमें पता था इसका जो यूनिक सॉल्यूशन है वो क्या था, अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में था। तो अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, -3, 2, 0, ठीक है। अब जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी, जो इक्वेशन नंबर 4 थी, इसमें अगर हम लोग x, y और z की वैल्यूज वही रखेंगे तो हम लोग को लैम्डा मिल जाएगा। तो -3x + y + 13z = लैम्डा, इस वाली इक्वेशन में अगर हम लोग x की जगह पे -3, y की जगह पे 2 और z की जगह पे 0 रखेंगे तो हम लोग को लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 9 + 2 = 11। सो लैम्डा की वैल्यू 11 आ चुकी है। अब हमें क्या बताना था? हमें बताना क्या था? हमें बताना था अल्फा बीटा गामा का डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन। तो अल्फा बीटा गामा हमारा क्या आया है? अल्फा बीटा गामा हमारा आया है -3, 2, 0 और प्लेन की इक्वेशन में क्या गिवन है, 2x - 2y, 2x - 2y + z = लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या आई है, 11। 11 को मैं इस तरफ ले आऊंगा तो हो जाएगा -11 = 0। इस पॉइंट की डिस्टेंस इस प्लेन से पता नहीं है, उसको मान लेते हैं d के बराबर, क्या हो जाएगा, -3, 2, 0 इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -6, -4 + 0 -11 का मैग्नीट्यूड अपॉन अंडर रूट, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 1। तो 4 + 4 + 1 विल बी = 9। 9 का अंडर रूट हो जाएगा आपका 3 के बराबर, ऊपर हो जाएगा -6 - 4 - 11, -6 - 4 - 11 दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -21। -21/3 करेंगे, उसका मॉड लेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 7 के बराबर। सो आवर आंसर इज 7 विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 1। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे हमसे AMGM का एक क्वेश्चन पूछा गया है, आराम से इसको निकाल सकते हैं। इसमें कह रहा है A1 A2 जो है वो 2 AMs हैं और G1 G2 G3 3 GMs हैं किन्हीं दो नंबर्स के बीच में। कोई दो नंबर्स मान लेते हैं, स्मॉल a और स्मॉल b, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। इनके बीच में 2 AM है, A1 और A2, और 3 GM है, G1 G2 और G3, यही A और B के बीच में। अब कह रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए, और जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो आपको A1 A2 G1 G3 में बतानी है। अल्टीमेटली आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन में A1 A2 और G1 G3 का यूज हुआ है। तो अगर आपने दो नंबर्स मान लिए A और B, तो A1 A2 B किस में हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे, क्योंकि A1 और A2 क्या थे, AM थे। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ n AMs, D की जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, B - A अपॉन n + 1। नंबर ऑफ मीन्स कितने इंसर्ट किए हैं, 2, तो 2 + 1 विल बी 3। तो D की वैल्यू अगर B - A/3 हो गई तो A1 क्या हो जाएगा आपका, A1 हो जाएगा आपका A + D, यानी कि B - A/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद A1 की वैल्यू आ जाएगी 2A + B/3। उसी तरह से जो आपका A2 होगा वो क्या हो जाएगा, A2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, A + 2 टाइम्स D। D की वैल्यू क्या है, B - A/3। तो जब आप D की वैल्यू रखेंगे तो A2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी A + 2B/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ A2, दिस इज द वैल्यू ऑफ A1। ये A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू। अगर आप दोनों का सम करेंगे, सम क्यों कर रहे हैं आप देखिएगा ऑप्शंस में जितने भी ऑप्शंस है उसमें A1 + A2 का यूज हुआ है, तो इसीलिए A1 + A2 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो A1 + A2 वैल्यू आ जाएगी A + B के बराबर। जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी A + B।
बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब G1 G2 G3 आपको 3 मीन्स गिवन थे, तो A G1 G2 G3 और B किसमें हो जाएंगे? GP में। कॉमन रेशियो की बात करें, कॉमन रेशियो क्या होता है? B अपॉन A की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, यही तो होता है। तो नंबर ऑफ मीन्स कितने इंसर्ट किए? 3, तो पावर हो जाएगी 1 अपॉन 3 प्लस 1 यानी कि 1/4। तो ये हो जाएगा आपका GP का कॉमन रेशियो। G1 की बात करें, G1 क्या हो जाएगा? G1 हो जाएगा आपका A इंटू R। R क्या है आपका? B बाई A की पावर 1/4। जब आप A इंटू R यानी B बाई A की पावर 1/4 मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा A की पावर 3 इंटू B की होल पावर 1/4। मतलब A और B की कंप्लीट पावर एक साथ ले ली। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोगों को G1 G3 का प्रोडक्ट करने में आसानी हो। अभी समझ में आएगा आगे। G2 की बात करें, G2 क्या हो जाएगा आपका? G2 विल बी इक्वल टू AR स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अब R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी B बाई A की पावर 1/2। तो A स्क्वायर समझना, A उसके बाद B स्क्वायर। अब एक बात बताओ, A आपका ये रहा और आगे आपका हो जाएगा B बाई A की पावर 1/2, यही तो हो जाएगा। अब B बाई A की पावर 1/2 हो रहा है, तो आप देख सकते हैं A से एक A जाएगा, पावर 1/2 बचेगी। A की पावर 1/2 इंटू B की पावर 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं A की पावर A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर की होल पावर 1/4 के बराबर। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग का जो G1 की जो कंप्लीट पावर आई है उसके साथ ये मैच कर जाए। सिमिलरली उसी तरीके से जो G3 होगा वो आपका हो जाएगा AR स्क्वायर के बराबर। G3 आपका क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर के बराबर, AR क्यूब के बराबर, AR क्यूब। ठीक है, तो अगर G3 आपका AR क्यूब के बराबर हो जाएगा तो यहां से A आपका क्या है? A तो आपका स्मॉल a है। R क्यूब की वैल्यू की बात करें तो R क्यूब क्या हो जाएगा? B बाई A की पावर 3/4। तो B बाई A की पावर 3/4 इंटू A आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा AB क्यूब की पावर 1/4। अब आप देख सकते हैं G1 G3, चारों ऑप्शन में आप देखिएगा G1 G3 का यूज हुआ है। तो G1 G3 हम लोग पहले निकाल लेते हैं। जब G1 इंटू G3 करेंगे तो देखिए होगा क्या। तो G1 में A की पावर कितनी है? 3/4। B की पावर कितनी है? 1/4। G3 में A की पावर 1/4, B की पावर 3/4 है। तो जब आप G1 इंटू G3 करेंगे, G1 इंटू G3, तो A की पावर 3/4 इंटू A की पावर 1/4 बचेगा A की पावर 1 ओनली, इंटू B की पावर 1/4 इंटू B की पावर 3/4 बचेगा सिर्फ B ओनली। तो G1 G3 आपका AB आ गया। अब आपको वैल्यू किसकी बतानी थी? इस एक्सप्रेशन की, G1 की पावर 4। देखिए G1 की पावर 4 क्यों कर रहे थे हम लोग? यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग सारे जो G1 G2 और G3 है इनकी पावर 1/4 के फॉर्म में क्यों ला रहे थे, ताकि जब हम लोग G1 की पावर 4 करें तो जो आपकी इररेशनलिटी है ये आपकी रिमूव हो जाए। तो G1 की पावर 4 क्या हो जाएगा आपका? A क्यूब B। G2 की पावर 4 क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? A स्क्वायर B स्क्वायर। G3 की पावर 4 क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? AB क्यूब। G1 स्क्वायर G3 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? G1 स्क्वायर आपका हो जाएगा A क्यूब इंटू B की पावर 2/4 यानी कि 1/2। देखिए उसी तरह से अगर आप G3 की पावर 2 की बात करेंगे, G3 क्या था आपका? ये इसकी पावर जब आप 2 करेंगे तो हो जाएगा AB क्यूब की पावर 1/2। अब आप देखें यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की पावर सेम है तो हो जाएगा A की पावर 4 इंटू B की पावर 4 की होल पावर 1/2, तो बचेगा आपका A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। इन तीनों पार्ट्स की बात करें, इन तीनों पार्ट से कुछ कॉमन आ सकता है। देखिए इन तीनों पार्ट के साथ छोड़ो, इन चारों से आप कुछ कॉमन कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इन चारों पार्ट से हम लोग AB कॉमन कर सकते हैं। AB कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा A स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका AB, यहाँ बचेगा आपका B स्क्वायर और यहाँ भी बचेगा आपका AB। सो अल्टीमेटली आपका बचेगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं इसको लिख सकते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर। नाउ वी नो जो AB वैल्यू थी वो किसकी वैल्यू थी? G1 G3 की वैल्यू थी, और जो A प्लस B वैल्यू थी वो किसकी थी? A1 प्लस A2 की वैल्यू थी। तो आप इसको G1 G3 से और आप इसको A1 प्लस A2 से रिप्लेस कर सकते हैं। सो आवर आंसर विल बी G1 G3 इंटू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर सेकंड। सो सेकंड विल बी आवर आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया है और हमें इस स्टेटमेंट का निगेशन बताना है। आराम से बता सकते हैं। इस स्टेटमेंट का निगेशन देखिए, निगेशन ऑफ P एंड Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q। सबसे पहले क्या करेंगे? निगेशन ऑफ P एंड आपका कन्वर्ट हो जाएगा और में निगेशन की वजह से। अंदर की बात करें, इस पर जब निगेशन अप्लाई होगा अंदर वाले में तो हो जाएगा निगेशन ऑफ Q, और निगेशन से निगेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा P एंड Q। उसके बाद क्या होगा? निगेशन ऑफ P को वैसे ही बाहर रखते हैं और भी अलग रखते हैं। अभी अंदर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक बार हो जाएगा निगेशन ऑफ Q और P एंड एक बार हो जाएगा निगेशन ऑफ Q और Q, ये वाला पार्ट। उसके बाद निगेशन ऑफ Q और Q तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब बचेगा आपका निगेशन ऑफ Q और P। उसी तरह से जब आप इसका निगेशन ऑफ P के साथ और लेंगे तो आपका हो जाएगा निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, जिसको हम लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P एंड Q। और एक बार आपको हो जाएगा निगेशन ऑफ P और P, समझना निगेशन ऑफ P और P, तो ये हमारा अल्टीमेटली P के बराबर ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा पूरा स्टेटमेंट इसका निगेशन हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड Q और P के इक्विवेलेंट।
विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4. तो 4th इज द करेक्ट चॉइस. सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यहां पे हमसे पीएनसी का क्वेश्चन पूछा गया है. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन. इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बताइए. 3 डिजिट नंबर्स के टोटल नंबर्स बताने हैं जो कि 3 से डिविजिबल हो, डिविजिबल भी 3 से हो, और जिनको फॉर्म कर सकते हैं हम लोग 1358 की हेल्प से. 4 डिजिट से आपके पास, आपको इनकी हेल्प से ऐसे 3 डिजिट नंबर्स बनाने जो कि 3 से डिविजिबल हो. इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, रिपीटिशन आपका अलाउड है. हेयर आर दी ऑप्शंस, आराम से बता सकते हैं. इसके लिए आपको फिंगर टिप्स पे केसेस गिनने होंगे, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. देखिए कितने नंबर्स बन सकते हैं. 3 डिजिट नंबर्स बनानेंगे 1358 से मिलके, तो हो सकता है कि तीनों नंबर्स 1 हो जाए. ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है. 3 से डिविजिबल होने के लिए होना क्या चाहिए, जो सम ऑफ डिजिट्स होना चाहिए वो आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो 111, 333 ले सकते हैं, 555 भी ले सकते हैं, और 888 भी ले सकते हैं. तो 4 नंबर्स तो आपके यही होगा. ठीक है. उसके बाद 4 ऐसे 3 डिजिट नंबर्स आपके ये होगा जो कि 3 से डिविजिबल है, 1358 से मिलके बने हैं, और रिपीटिशन आपका अलाउ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद आपको 1, 3, 5 और 8 में आपको इस तरह से सिलेक्शन करना होगा कि सम ऑफ डिजिट्स आपका 3 हो जाए. तो इसको आप ज्यादा लंबा नहीं ले जा सकते हैं, आप आराम से इसको फिंगर टिप्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं. मान लो अगर हम लोग 2 5 ले लें और 1 8 ले लें, ठीक है, तो इनका सम आएगा 18 जो कि 3 से डिविजिबल है, और इसमें आपका 1358 का यूज हुआ है केवल. 885 हो सकता है, या फिर 135 हो सकता है, या फिर 138 हो सकता है. अदरवाइज इसके अलावा आप देखिएगा 1358 में और ऐसे कोई भी 3 चॉइसेस वाले नंबर्स नहीं होंगे जिनका सम ऑफ डिजिट्स आपका 3 से डिविजिबल हो जाए. मतलब वो 3 नंबर्स ऐसे नहीं बनेंगे. इनके अलावा, इन सारों के अलावा ऐसा कोई और नहीं बनेगा जो कि आपका 3 से डिविजिबल हो. तो टोटल कैसे कितने होगा, 4 तो आपका यही होगा, 1 + 1 + 1 + 1. उसके बाद इस वाले केस में हम लोग इसको 5 8 और 5 5 5 और 8 को रीअरेंज कर सकते हैं. तो इसको कर सकते हैं हम लोग 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वेज में. वही हम लोग यहाँ पे करेंगे 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वेज में. यहाँ पे आप देखिएगा तीनों डिजिट्स हमारे डिस्टिंक्ट हैं. तो अगर तीनों डिजिट्स अगर आपके डिस्टिंक्ट हैं तो इनको आप रीअरेंज कर सकते हो 3 फैक्टोरियल वेज में, और यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल. तो 3 फैक्टोरियल 6 + 6 12, 12 + 3 कितना हो जाएगा 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22. सो द नंबर ऑफ नंबर्स विल बी इक्वल टू 22 विच आर डिविजिबल बाय 3. तो विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4. सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो ये हमारा पहला इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है. इसमें कह रहा है सेट ए है हमारा 1 2 3 4. आर एक रिलेशन है ऑन द सेट ए क्रॉस ए जो कि डिफाइंड हुआ है इस फॉर्म में. ए बी सी डी जो है आपके रिलेशन में आपका लाई करेंगे सच दैट 2a + 3b आपका 4c + 5d के बराबर हो जाए. तो कह रहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए हमारे रिलेशन में कितने हो जाएंगे. देखिए जो हमारा सेट ए है उसमें केवल 4 एलिमेंट्स गिवन है, और इन्हीं से मिला के हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. ध्यान से देखिएगा. अब अगर ए में हमारे 1 2 3 4 एलिमेंट्स और रिलेशन में हमारे ए बी और सी डी अगर हैं, तो 2a + 3b आपका अगर 4c + 5d के बराबर होना चाहिए. तो मैं कह रहा हूं सबसे पहले इस नंबर को मान लेते हैं किसी अल्फा के बराबर, लेट कर लेते हैं. अब अगर 2a की बात करें तो अगर आप a1 लेते हैं तो 2a क्या हो जाएगा 2. अगर आप a की जगह पे 2 लेते हैं तो 2a क्या हो जाएगा 4. उसी तरह से 6 फिर 8, तो 2a की वैल्यू हो जाएगी 2 4 6 8. सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं 3b की, तो 3b की वैल्यूज हो सकती है 3 6 9 और 12. उसी तरह से अगर मैं 4c की बात करूं तो 4c की पॉसिबल वैल्यूज है हमारी 4 8 12 एंड 16. 5d की पॉसिबल वैल्यूज है 5 10 15 एंड 20. अब आपको 2a + 3b का जो सम है वो आपको 4c + 5d के बराबर लाना है. तो जब आप 2a + 3b करेंगे, देखिए आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या है. तो जब आप 2a यानी कि ये वाले पार्ट का ये वाले एलिमेंट का पेयरिंग करेंगे आप, जब जैसे मान लो 3 के साथ, तो 2 + 3 आपका क्या हो जाएगा 2 + 3 विल बी इक्वल टू 5. तो 2a + 3b का फर्स्ट सबसे छोटा पॉसिबल सम आया आपका 5. उसी तरह से 2 + 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 + 9 करेंगे तो 11, फिर 2 + 12 करेंगे तो 14. उसी तरह से 4 की पेयरिंग जब हम लोग सारे एलिमेंट्स के साथ करेंगे, मतलब सबका सम करेंगे, 4 का जब हम लोग सम करेंगे 3b के हर एक एलिमेंट के साथ, तो हम लोग को ये सम मिलेगा 7 10 13 16. फिर उसके बाद जब 6 का सम करेंगे 3 6 9 12 के साथ, तो ये चारों नंबर्स मिलेंगे. और फिर 8 का हम लोग जब सम करेंगे 3 6 9 और 12 के साथ, तो हम लोग को ये चारों नंबर्स मिलेंगे. तो अल्टीमेटली 2a + 3b की पॉसिबल वैल्यूज हमारी ये हो सकती हैं. अब बात करते हैं 4c + 5d की. 4c में हमारे पॉसिबल एलिमेंट्स क्या है 4 8 12 एंड 16. 5d में हमारे पास पॉसिबल एलिमेंट्स क्या है 5 10 15 और 20. तो अगर मैं 4 का सम करूंगा 5 के साथ, तो पहला 4c + 5d का पॉसिबल सम आएगा क्या 9. दिस इज द स्मॉलेस्ट सम ऑफ 4c + 5d. फिर उसके बाद 10 के साथ तो 14, फिर 19, फिर 24. फिर उसके बाद जब आप 4c + 5d, जब आप 8 का सम करेंगे 5 10 15 और 20 के साथ, तो आपको सम क्या मिलेगा 13 18 है ना, 13 18 और उसके बाद 33. तो मैंने कहा 33 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नंबर आपका 20 से आगे गया ही नहीं है, तो इसके आगे कोई एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है. उसके बाद 4c + 5d का सम क्या हो सकता है 12 + 5 17,
12 प्लस 10 22 ओनली। उसके आगे ये भी लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका 20 के आगे वो नंबर एक्सीड ही नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 16 के सम की, तो जब मैं 16 का सम करूंगा 5 के साथ तो हो जाएगा 21। इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। बचा क्या, ये सारे नंबर्स, इतने नंबर्स बचे हैं हमारे और इस तरफ हमारे ये सारे नंबर्स हैं। अब आप देखिए इन दोनों की वैल्यूज कब कब सेम आई है। जब इधर आपका 8 रहा है तो इधर आपका 8 हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। जब इधर आपका 9 हो पा रहा है तो क्या इधर 9 हो पा रहा है, हाँ हो पा रहा है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा जब यहां पे भी 9 हो रहा है और यहां पे भी 9 हो रहा है। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, आप देखिएगा दोनों में आपको 13 कॉमन मिलेगा, एक यहां पे और एक बार यहां पे। फिर उसके बाद आपको 14 एक बार यहां पे कॉमन मिलेगा, यहां पे मिलेगा और एक बार यहां पे भी आपको 14 मिल रहा है। तो ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे 14 के लिए, समझ रहे हो। तो जो अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो कब कब पॉसिबल है, जब हमारे यहाँ पे पेयर्स हमारे यहाँ पे 14 के सम के बराबर हो। यहाँ पे भी 14 हो रहा था, यहाँ पे भी 14 हो रहा था और यहाँ पे 14 हो रहा था। तो ऐसे दो पेयर्स पॉसिबल है 14 और 14 के लिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 17 आपका यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे भी आपका 17 अवेलेबल है और यहाँ पे आपका देखिए 18 अवेलेबल है और यहाँ पे भी आपका 18 अवेलेबल है। तो टोटल कितने पेयर्स हमारे पॉसिबल बन सकते हैं अल्फा की वैल्यूज के लिए, 1 2 3 4 5 6। 14 के जो पेयर्स हैं वो दो बार बनेंगे क्योंकि यहाँ पे 14 की दो बार वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। ये थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको थोड़ा साफ सुथरा दिखा देता हूँ। देख लीजिए आप, यहाँ पे एक 14 था और एक 14 आपका ऊपर था। तो दो 14 के पेयर्स बनेंगे, बाकी आपके एक पेयर बनेगा 9 का, 13 का, 17 का और 18 का। तो जो हमारा रिलेशन है ए बी कॉमा सी डी के फॉर्म में जो हमारा रिलेशन बनेगा इस पेयर के फॉर्म में, देयर विल बी टोटल 6 टाइप ऑफ रिलेशंस जो कि हमारे 4c प्लस 5d की वैल्यू को 2a प्लस 3 के बराबर कर देंगी। सो आवर आंसर इज 6। सो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए इस सेट में, जहाँ पे n आपका नेचुरल नंबर है, n आपका 10 से 100 के बीच में लाई कर रहा है और कह रहा है 3 की पावर n-3 आपका मल्टीपल हो जाए 7 का। तो 3 की पावर n-3 आपका 7 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए क्या करेंगे, n आपका 10 से 100 के बीच में लाई कर रहा है, तो अगर 3 की पावर n-3 अगर आपका 7 का मल्टीपल है तो 7 लैम्डा के फॉर्म में होना चाहिए। -3 अगर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। तो 3 की पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 लैम्डा प्लस 3 के बराबर। अब आपके पास यहाँ पे कुछ फाइनाइट नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर से 10 से 100 के बीच में। तो जैसे जैसे आप इसकी वैल्यूज चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि n की वैल्यू आ रही है 1 7 13 20 एंड सो ऑन। अब 1 और 7 तो ले नहीं सकते क्योंकि वो 10 से छोटा है, तो इस वजह से हम लोग 13 से स्टार्ट करेंगे और ऐसे करते करते जब लास्ट नंबर रखेंगे 97 तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो वैल्यू आएगी n की वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो देयर विल बी टोटल 15 वैल्यूज ऑफ n विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इस हिसाब से आवर आंसर विल बी 15। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें एक एलिप्स गिवन है जिसका सेंटर है 1,0 और लेटस रेक्टम है 1/2। कह रहा है इसकी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, माइनर एक्सिस जो है 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है फोकस पे, दोनों फोकाई पे। तो कह रहा है स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स माइनर एंड मेजर एक्सिस बताइए क्या हो जाएगा। माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस की लेंथ के स्क्वायर का सम ये बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए डायग्राम समझिएगा। ये हमारा मान लीजिए एलिप्स है, सर्कल शेप में मत जाइए, एलिप्स है हमारा, इसका सेंटर क्या है 1,0, फोकाई क्या हो जाएगा आपका 1 + AE, 0, मतलब एक फोकाई आपका 1 + AE, 0 है। फोकाई पे आपका जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये और ये एंड पॉइंट वो क्या सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब अगर ये आपका 1, B है, भाई ये तो हमें पॉइंट पता नहीं इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट तो पता है ना 1 होगा क्योंकि इस लाइन पे हमारी माइनर एक्सिस है। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1, -B। अगर मैं लेटस रेक्टम की बात करूं, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी गिवन थी 1/2, तो 2b² की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4b² की वैल्यू आ जाएगी a के बराबर। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब एलिप्स की बात करें तो जनरल एलिप्स की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसका सेंटर था 1,0। अब अगर मैं बात करता हूं B2F1 समझ रहे हो कौन सा, ये वाला फोकस, सॉरी ये B2 है हमारा, B2F1 ये वाला एंडिंग पॉइंट माइनर एक्सिस का और ये जो फोकस F1, इसकी अगर मैं स्लोप की बात करूं तो आप मुझे बताइए इसकी स्लोप क्या हो जाएगी। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये जो पूरी लाइन हमारी जा रही है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है 30 डिग्री, तो इसकी स्लोप हो जाएगी 1/√3। अब समझिएगा, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों की स्लोप निकालूंगा पॉइंट के फॉर्म से। तो क्या हो जाएगा y2 - y1, तो b - b - 0 अपॉन 1 - a - AE, तो आपका क्या हो जाएगा b/AE। अगर आप लोग 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी स्लोप निकालेंगे तो वो आ जाएगी आपकी b/AE, जो कि किसके बराबर हो जाएगी tan 30 यानी कि 1/√3 के। ये इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा √3b इक्वल्स टू AE। दोनों तरफ स्क्वायर कराएंगे इररेशनलिटी रिमूव कराने के लिए, तो इस तरफ हो जाएगा 3b², इस तरफ हो जाएगा a² E²। अब हमें पता है एसेंट्रिसिटी के रिलेशन से a² E² की वैल्यू होती है a² - b² के बराबर।
ये बी स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो 4b² की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर के बराबर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। एक इक्वेशन यहां से निकली थी, एक इक्वेशन यहां से निकली थी। अल्टीमेटली हमें ए और बी की वैल्यू बतानी थी, तभी हम लोग मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की स्क्वायर लेंथ की स्क्वायर का सम निकाल सकते थे। तो ए की वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यू कैन सी। तो ए की वैल्यू 0 तो पॉसिबल हो नहीं सकती, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस वजह से अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 1/4। तो बी स्क्वायर की वैल्यू अगर आपकी 1/4 हो रही है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1/2। आपको बताना क्या था, आपको बताना था सेमी माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ के स्क्वायर का सम। तो क्या हो जाएगा आपका 2a + 2b का होल स्क्वायर, सम का स्क्वायर बताना, सॉरी। तो 2a + 2b, 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के बराबर, 2b की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहां से किसके बराबर 2 × 1/2, क्योंकि लेंथ हमारी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो 2 × 1/2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2 × 1/2 विल बी इक्वल्स टू 1 और 2a की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहां से 2 के बराबर। तो 2 + 1 विल बी इक्वल्स टू 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9। सो आवर आंसर विल बी 9। सो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमसे एरिया का एक क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस इज अ पैराबोला, दिस इज अ लाइन एंड दिस इज द लाइन y = 0, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। इन तीनों कर्व्स के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है एंड आउटसाइड दिस सर्कल, वो आपको गिवन है कैपिटल A के बराबर। तो कह रहा है 4 × पाई + 4a की वैल्यू बताइए। आराम से बता सकते हैं, बस इसके डायग्राम प्लॉट करने आने चाहिए। सो जो आपका 2y² = 3x था, उसको हम लोग y² = 3x/2 लिख सकते हैं, विच इज अ पैराबोला, जिसकी ओपनिंग हो जाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। सर्कल की बात करें, सर्कल हमारा अंदर, अब उसके बारे में बात करेंगे। एक लाइन थी हमारी x + y = 3, जो कि इस फॉर्म में बन जाएगी, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। और y = 0 लाइन, ये हमारी एक्स एक्सिस। यू कैन सी आपको यहाँ पे शेडेड रीजन दिख रहा होगा, ये वाला। हमें इसका एरिया बताना है। आउटसाइड द सर्कल की बात कर रहा था, तो मैंने कहा काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, लाइन को और इस कर्व को, तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो y की x की वैल्यू क्या है 3 - y, उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। y में क्वाड्रेटिक मिलेगी, इसको सॉल्व करेंगे, y की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी -2, एक आ जाएगी 3/2। -2 तो ले नहीं सकते क्योंकि x एक्सिस के पॉजिटिव साइड हम लोग को लेना आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट, तो 3/2 विल बी द सुटेबल वैल्यू। अब आपको क्या करना है, आप इसको क्या करिए, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना के वर्टिकली इसको मूव करिए और y के रिस्पेक्ट में इसका एरिया निकालिए। y के रिस्पेक्ट में अगर आप एरिया निकालेंगे तो लिमिट क्या लेंगे 0 से 3/2। आप देखिए अपर पॉइंट क्या है आपका 3/2, तो 0 से 3/2 अपर बाउंड्री क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन क्या है हमारी, इन टर्म्स ऑफ x क्या है हमारी y - 3 - y। तो आप क्या करेंगे, x लाइन वाला माइनस x, ये आपका पैराबोला वाला, ठीक है, x लाइन माइनस x पैराबोला। तो लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी 3 - y, और पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ x, दैट विल बी इक्वल टू 2y² / 3। सो अल्टीमेटली हम लोग को करना क्या है, हम लोग को लाइन माइनस पैराबोला का एरिया सब्ट्रैक्ट करना, मतलब लाइन का एरिया निकालना है माइनस पैराबोला का एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द लिमिट 0 से 3/2। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहेगा, आपको ये एरिया हटाना था, ये एरिया आपको हटाना था। अब आप अगर इस लाइन की स्लोप की बात करें तो इस लाइन की स्लोप कितनी थी, इस लाइन की स्लोप थी 135 डिग्री। तो ये जो आपका बीच वाला जो आर्क है, ये वाला जो आपका सेक्टर है सर्कल का, इसका जो एंगल है कितना हो जाएगा π/4। तो अगर π/4 इसका सेक्टर का आपका एंगल हो जाएगा तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका π/8 r²। r² की बात करें तो r आपका रेडियस क्या है सर्कल का, सर्कल आपको गिवन था ये, जिसका रेडियस था आपका √2 यूनिट्स। तो रेडियस अगर आपका √2 यूनिट्स है तो r² क्या हो जाएगा आपका 2 के बराबर। तो π/8 × 2 विल बी द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे रीजन का एरिया निकाल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, और उससे सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, इस सेक्टर का एरिया। तो हम लोग ने क्या करा 0 से 3/2 लाइन माइनस पैराबोला, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस हम लोग क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर हटाएंगे उस सर्कल का जिसका रेडियस था आपका √2 यूनिट्स। तो π/8 × 2 करेंगे तो हो जाएगा π/4। इसको जब हम लोग यहाँ पे 3/2 अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रेट करने के बाद, तो क्या हो जाएगा 3y - y² / 2 - 2y³ / 9। अपर लिमिट क्या है आपकी 3/2, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। लोअर लिमिट 0 पे, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये -π/4 को अगर मैं उस तरफ शिफ्ट कर दूं और एलसीएम ले लूं तो हो जाएगा 4a + π, जो 4 है उसको आप इस तरफ मल्टीप्लाई करा दो तो 4a + π की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। जब आप इसमें अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अंदर हो जाएगा 9/2 - 9/8 - 3/4। इसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 21/2। 21/2 का मतलब क्या हो जाएगा 10.5। तो अगर 4a + π की वैल्यू 10.5 आ रही है तो 4 × 4a + 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 42 के बराबर। हमसे इसी की वैल्यू पूछी गई थी। सो आवर आंसर विल बी 42।
सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल बताया गया है, हमें कंसिडर करना है एक ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस हैं 2, 1, 0, 0 और t, 4, जहाँ पे t एक वेरिएबल है और मूव कर रहा है 0 से 4 के बीच में। अब कह रहा है अगर मैक्सिमम और मिनिमम पैरामीटर्स जो हैं इन सारे ट्राइंगल्स के जो ABC से मिलकर बनेंगे वो अगर हमारे ऑब्टेन्ड होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम ऑब्टेन अगर होता है t इक्वल्स टू अल्फा पे और मिनिमम ऑब्टेन होता है अगर t इक्वल्स टू बीटा पे, तो कह रहा है वैल्यू बताइए 6 अल्फा प्लस 21 बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम पैरामीटर निकालने के लिए पॉइंट C की एक फिक्स्ड पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी पड़ेगी और मिनिमम निकालने के लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, C में जो आपका पॉइंट T है, जो आपका ये अननोन वेरिएबल T है, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, तीनों पॉइंट्स हमें गिवन है। हम क्या करते हैं, A को प्लॉट किया 2, 1, B हमारा 0, 0 है, C हमें नहीं पता है भी क्या है, लेकिन वो हमें पता है कि हमारा y इक्वल्स टू 4 लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है ना, नहीं पता हमें क्या होगा। अब एक काम करते हैं, इसके देखिए क्या करते हैं, B की जो इमेज है y इक्वल्स टू 4 लाइन के अबाउट वो निकालते हैं। अब मान लो अगर ये B हमारा 0, 0 है और y इक्वल्स टू 4 लाइन हमारी यहाँ पे गिवन है, तो इसकी जो इमेज होगी उसको हम लोग मान लेते हैं B डैश। तो B डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये 0, 0 है, ये 0, 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, 8। आराम से निकाल सकते हैं इसको। तो B डैश इज द इमेज ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल्स टू 4। अब अगर मुझे AC प्लस BC प्लस AB का पैरामीटर अगर मुझे मिनिमम चाहिए, तो अगर मुझे इसका पैरामीटर मिनिमम चाहिए तो मैंने कहा भैया कि इसका जो आपका मिड पॉइंट है, सॉरी मिड पॉइंट बोल रहा हूं, इसकी जो इमेज है B की जो इमेज है उसका जब हम लोग कनेक्शन करेंगे A के साथ, तो जब वो आपका y इक्वल्स टू 4 लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग कंसिडर करेंगे पॉइंट C, तभी हम लोग को मिलेगा इस पूरे ट्राइंगल का मिनिमम पैरामीटर। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं, तो अगर आप B डैश की बात करें, इसका पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 8, तो अगर आप AB डैश की स्लोप की बात करते हैं, स्लोप ऑफ AB डैश, तो वो क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी 8 - 1 7, 0 - 2 विल बी -7/2। तो आप देख सकते हैं AB डैश की आपको स्लोप मिल गई -7/2। अब ये लाइन किस पॉइंट से पास करिए 2, 1 से, तो जब आप लाइन AB1 की इक्वेशन निकालेंगे तो वो आ जाएगी 7x + 2y + 6 इक्वल्स टू 16, क्योंकि आपको एक पॉइंट पता चल चुका है, इस लाइन की स्लोप पता चल चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है y इक्वल्स टू 4 लाइन के साथ। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे y इक्वल्स टू 4 लाइन के साथ, तो आपको एक पॉइंट का इंटरसेक्शन मिलेगा y इक्वल्स टू 4 लाइन के साथ, वो हो जाएगा आपका 8/7, 4। तो 8/7, 4 वो पॉइंट होगा, C के वो कोऑर्डिनेट्स होंगे जहां पे आपको पैरामीटर मिनिमम मिलेगा। समझ रहे हैं, तो मिनिमम कहां पे मिल रहा है आपको 8/7 पे, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/7, क्योंकि आपको बताया गया था कि t इक्वल्स टू बीटा पे आपको क्या मिलेगा मिनिमम, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी यहां से 8/7। और मैक्सिमम पैरामीटर के लिए आप देखिए यहां पे क्या होगा, A आपका 2, 1 था, B आपका 0, 0 था, और जो C है अगर हम लोग उसको अपनी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी यानी कि मैक्सिमम रीच पे पहुंचा दें 4, 4, तो हमें इसका मैक्सिमम मिल जाएगा। तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो AB का डिस्टेंस निकाल लो, BC का डिस्टेंस निकाल लो और AC का डिस्टेंस निकाल लो। AB का डिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगा √5, BC निकालेंगे तो हो जाएगा 4√2 और AC निकालेंगे तो हो जाएगा √13। सो यू कैन सी AB प्लस BC प्लस AC ये हम लोग को कब मिल रहा है मैक्सिमम, जब हम लोग t की जगह पे क्या रख रहे हैं 4, और t इक्वल्स टू अल्फा रखने पे हमें पैरामीटर मैक्सिमम मिल रहा था। तो अल्टीमेटली जो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 के बराबर। सो अब 4 अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई 8/7। हमें बताना क्या था, हमें बताना था 6 टाइम्स अल्फा प्लस 21 टाइम्स बीटा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां पे रखिए, यू विल गेट योर आंसर विच इज 48। सो 48 इज द करेक्ट चॉइस, तो 48 हमारा आंसर हो जाएगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे हमसे 3D का क्वेश्चन पूछा गया जो कि प्लेन के ऊपर है। यहां पे कह रहा है प्लेन P है जो कि इस लाइन को कंटेन कर रहा है, ठीक है, इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसको कंटेन कर रहा है और पैरेलल है इस लाइन के साथ। अब कह रहा है जो डिस्टेंस है इस पॉइंट A का फ्रॉम द प्लेन P मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन, वो क्या हो जाएगा हमें वो बताना है। सो अल्टीमेटली सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेन P की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज जो प्लेन P1 है हमारा, जो हमारा प्लेन P है सॉरी, वो इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, समझना। तो जो लाइन कंटेन कर रहा है प्लेन P वो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन लाइन है। तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, P1 प्लस लैम्डा P2। तो P1 हमारा गिवन प्लेन था प्लस लैम्डा टाइम्स P2, ये हो गया हमारा। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो x, y और z के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब इसके जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, 5 लैम्डा प्लस 2, 1 - 3 लैम्डा, 4 लैम्डा माइनस 1। अब हमें क्या बताया गया है, जो प्लेन P है वो इस लाइन को कंटेन कर रहा है, और अगर पैरेलल है इस लाइन के साथ और इस लाइन को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस प्लेन के जो नॉर्मल, ये जो प्लेन के नॉर्मल है और जो गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर, क्योंकि उस प्लेन का नॉर्मल और ये प्लेन लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाई करेंगे। तो इस वजह से आपका जो n डॉट b है, b मान लेते हैं, b इज द डायरेक्शन रेशियो वेक्टर ऑफ दिस लाइन 2, -4 and 5।
तो एन डॉट बी आपका क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। तो जब आप इसका और जो लाइन गिवन है हमारी, जिसके क्या डायरेक्शन रेशियोज क्या आते हैं 2, 4 और 5, उसका जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा में। तो अगर लैम्डा में ये इक्वेशन बन जाएगी तो इसको सॉल्व करने के बाद लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहां से -1/6। सिंपल सी कैलकुलेशन है, खुद से आप आराम से कर सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू जैसे -1/6 आएगी, आपको ये प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, प्लेन पी की इक्वेशन मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ 7x + 9y - 10z - 27 = 0। ये आपका प्लेन आ गया। अब आपको क्या बताना था, इस प्लेन जो आपको प्लेन P है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A फ्रॉम द प्लेन P मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। इस पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन P से जो हम लोग ने निकाला है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल। तो इस लाइन के पैरेलल अगर हम लोग को बताना है तो मुझे एक बात बताइए, दिस इज अवर पॉइंट A, दिस इज अवर पॉइंट A। अब ये जो आपका पॉइंट A है आपका, ये किस लाइन के पैरेलल चल रहा है, इस लाइन के पैरेलल जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है -3, 4, -12। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, जो लाइन का हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो लाइन इस लाइन के पैरेलल है, समझना, जो कि A से पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल है और वो प्लेन P को इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैंने मान लिया जो लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है प्लेन P को, जो कि इस लाइन के पैरेलल है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने मान लिया B। तो अगर मैं AB की बात करता हूं तो AB कैसे मिलेगा, हमें एक पॉइंट पता है कि A से पास हो रहा है, A हमारा पॉइंट क्या है 8, -1, -19। AB लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, जो गिवन लाइन थी जिसके पैरेलल हम लोग को चलना था, उसके डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हमारे -3, 4, -12, 3, -3, 4, 12, 12 है, हाँ -12 है, लेकिन इसको हम लोग सही कर सकते हैं, इसको Z-2 कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब ये हमारी AB लाइन की इक्वेशन हो गई। इसको मान लेते हैं किसी म्यू के बराबर, लैम्डा करेंगे, चलो लैम्डा कर लेते हैं, वो वाला लैम्डा तो हम लोग निपटा चुके हैं, यहाँ पे लैम्डा कर लेते हैं। तो लैम्डा के बराबर अगर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को इसका जनरल पॉइंट क्या मिलेगा, 8 - 3 लैम्डा -1 + 4 लैम्डा और -19 + 12 लैम्डा। तो जो पॉइंट B है वो भी तो जनरल पॉइंट में आता है। अब जो पॉइंट B हमारा आएगा, जनरली जो आएगा वो हमारा कहां पे लाई करेगा, इस प्लेन पे 7x + 9y - 10z - 27 पे। तो इस पॉइंट को आप क्या करो, अपने प्लेन पे सेटिस्फाई कराओ, प्लेन P पे। जैसे आप सेटिस्फाई कराओगे, लैम्डा में हमारी एक और इक्वेशन मिलेगी, जिसको सॉल्व करने के बाद लैम्डा की वैल्यू आराम से 2 आ जाएगी। जैसे लैम्डा की वैल्यू 2 आएगी तो हमारा पॉइंट B आ जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2, 7, 5। तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स जैसे ही आएंगे, इसका डिस्टेंस हमें बताना था, इसका डिस्टेंस बताएंगे तो कैसे बता सकते हैं डिस्टेंस। अब हमें बताना था A और B के बीच का डिस्टेंस। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं हमारे, A के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 8, -1, -19। तो यू कैन सी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं 6 स्क्वायर, यहां से हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर और यहां से हो जाएगा आपका 24 स्क्वायर। तीनों का स्क्वायर का सम करेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 26 के बराबर। सो 26 विल बी अवर आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक सीरीज गिवन है, हमें इसका सम गिवन है अल्फा बाय बीटा के बराबर। यहाँ पे अल्फा बीटा को प्राइम है तो हमें अल्फा + 3 बीटा की वैल्यू बतानी है। तो ये जो सीरीज अगर गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको अगर मैं P के बराबर लेट कर लूँ, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको P के बराबर लेट कर लूँ तो क्या हो जाएगा 1/2 - 1/3 प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 2 × 3, जिसको लिख सकते हैं 1/2 × 1/3 और प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। आगे वाला जो पार्ट है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 1/2 क्यूब है, उसके बाद -1/2 स्क्वायर इंटू 3 है, उसके बाद प्लस 1/2 इंटू 3 स्क्वायर है और आगे आपका -1/3 क्यूब। अगर मैं इसको P के बराबर मान लूं और इसी इक्वेशन में इसको मैं फर्स्ट मान लूं, इन्फिनिटी तक की जा रही है सीरीज, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं इसी इक्वेशन में 1/2 + 1/3 का मल्टीप्लाई करा दूं तो इधर क्या हो जाएगा 1/2 + 1/3 इंटू 1/2 - 1/3। तो दिस विल बिकम 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, A - B और A + B। इसकी अगर मैं बात करूं तो आप देखिएगा A स्क्वायर माइनस AB + B स्क्वायर के फॉर्म में है। तो अगर मैंने इसमें A + B का मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हो जाएगा A क्यूब माइनस B क्यूब। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा 1/2 क्यूब माइनस 1/3 क्यूब। समझ रहे हैं आप, 3 क्यूब। उसके बाद इस वाले पार्ट की बात करें तो अगर मैं इसमें 1/2 + 1/3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये क्या है A क्यूब माइनस A स्क्वायर B प्लस AB स्क्वायर माइनस B क्यूब। तो अल्टीमेटली अगर मैं A + B का मल्टीप्लाई करा दूं, यानी कि 1/2 + 1/3 का मल्टीप्लाई इस वाले फैक्टर में कराता तो मुझे यहां से मिलता 1/2 की पावर 4 माइनस 1/3 की पावर 4 एंड सो ऑन। ये सीरीज हमारी जाती है इनफाइनाइट तक। सो यू कैन सी 1/2 + 1/3 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 5/6। इधर की बात करें तो आप देख सकते हैं 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 की पावर 4। दिस इज अ इनफाइनाइट जीपी, वूज फर्स्ट टर्म इज 1/4 एंड कॉमन रेशियो इज 1/2। उसी तरह से अगर आप देखें तो इन सारे एक्सप्रेशंस के ऊपर नेगेटिव साइन है, ये वाला और ये वाला 1/3 वाले।
तो ये भी एक जीपी बना रहे हैं, लेकिन ये माइनस साइन के साथ सबसे अगर माइनस साइन कॉमन कर लें तो एक जीपी बनाएंगे, इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/9 और कॉमन रेशियो हो जाएगा 1/3। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले इस पूरी सीरीज को पी के बराबर लेट किया, उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, पी में मल्टीप्लाई कराया 1/2 प्लस 1/3 का, तो ये पूरी सीरीज हमारी इस फॉर्म में आ चुकी है। उसके बाद मैंने आपको बताया 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब 1/2 की पावर 4 ये एक जीपी बनाएगी इनफाइनाइट टर्म्स की। फर्स्ट टर्म क्या था 1/4, कॉमन रेशियो क्या था 1/2, तो a/1 - r माइनस इन सारे पार्ट्स से माइनस साइन कॉमन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो माइनस साइन अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अंदर मिलेगा a क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म क्या है इस वाली जीपी का 1/9 अपॉन 1 - r। r हमारा क्या है, कॉमन रेशियो की बात करें तो कॉमन रेशियो इज व्हाट, कॉमन रेशियो इज 1/3। सो यू कैन सी 1/3 हमारा कॉमन रेशियो आ चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आप 1 - 1/3 कर सकते हैं। तो जब आप इनका इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/2 विल बी 1/2, ऊपर 1/4 तो हो जाएगा 1/2, इस पूरे नंबर की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। यहाँ की बात करें यहाँ आपका 1/9 है, इन दोनों की बात करें तो 1 - 1/3 विल बिकम व्हाट 2/3, 2/3 हो जाएगा तो आपका 3 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा, 3 से 3 जाएगा तो बचेगा आपका 1/12। ठीक है, तो 1/12 आपका बचेगा, 1/2 - 1/12 करेंगे तो आपका हो जाएगा 5/12 के बराबर। तो 5p/6 आपका हो जाएगा 5/12, तो p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2 के बराबर। अब जो सम था वो अगर आपका अल्फा बाय बीटा के बराबर आ रहा था तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 1 और बीटा की वैल्यू क्या हो गई 2, तो अल्फा प्लस 3 बीटा आपका क्या हो जाएगा 7 के बराबर, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 थी और बीटा की वैल्यू 2 थी। तो 7 विल बी आवर आंसर। सो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे हमें एक क्वेश्चन में गिवन है कि एक पर्सन है, एक आदमी है जो अपना एटीएम का 4 डिजिट पिन भूल चुका है। ठीक है, बट ही रिमेंबर्स दैट इन द कोड ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट। वो अपना कोड भूल चुके हैं लेकिन उनको ये याद है कि सारे डिजिट्स डिफरेंट थे, सबसे पहली चीज। उसके बाद उनको ये भी याद है कि सारे डिजिट्स में जो सबसे बड़ा डिजिट था दैट इज 7। उसके बाद फिर उनको ये भी याद है जो सम ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट्स था वो सम ऑफ द सेकंड 2 डिजिट्स के बराबर था, लास्ट 2 डिजिट्स के बराबर था। सब कुछ याद है, बस वो महाशय जो हैं वो एटीएम का पिन भूल चुके हैं। इसमें कह रहा है देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स बताइए नेसेसरी टू ऑब्टेन द करेक्ट कोड। तो पहली बात तो ये कि एटीएम में आप 2-3 बार से ज्यादा आप ट्राई कर ही नहीं सकते हैं कि आपका एटीएम ही ब्लॉक हो जाएगा, गलत सलत कोड अगर आप ट्राई करते हैं। तो इन महाशय को क्या था कि 4 डिजिट का जो एटीएम पिन कोड है वो तो भूल गए, लेकिन इनको याद है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स का सम सेकंड लास्ट 2 डिजिट्स के बराबर था। उन चारों नंबर्स में जो सारे नंबर थे वो डिस्टिंक्ट थे, अलग अलग थे, उनमें से सबसे बड़ा नंबर आपका 7 था। तो ऐसे पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने नेसेसरी ट्रायल्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सम ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट्स आपके लास्ट 2 डिजिट्स के बराबर है, इसको मान लेते हैं अल्फा के बराबर। केस फर्स्ट देखिए, अगर मैं अल्फा मान लूं 7, यानी कि अगर मैं सम ऑफ 2 डिजिट्स सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट्स मान लूं 7, तो आप ध्यान से देखिएगा सबसे बड़ा नंबर आपका 7 होना चाहिए, 7 से आगे होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स का सम 7 माना है और इधर आपने 0 और 7 ले लिया, 7 और 0 ले लिया और 0 और 7 ले लिया, तो यहां पे आप क्या क्या रख सकते हैं। देखिए, अगर आप यहां पे 1 रख रहे हो तो यहां पे 6 रखना पड़ेगा, 2 और 5 रख सकते हैं, 3 और 4 रख सकते हैं, 4 और 3, 5 और 2, 6 और 1। ये टोटल कितने केसेस हो जाएंगे, 2 केसेस यहां से मिलेंगे 0 7 7 0 और यहां से मिलेंगे 6 केसेस, तो 2 × 6 विल बी 12। अब ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि ये और ये आपका इंटरचेंज हो जाए, तो यहां पे आप 2 से और मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां पे आपके पास टोटल वेज हो जाएंगे 2 × 12 यानी कि 24 वेज। सिमिलरली उसी तरीके से अगर अल्फा हमारा 8 है, यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट्स अगर 8 है, तो आप मुझे बताओ 8 कब हो सकता है, जब ये 1 7 हो या फिर 7 1 हो, और इधर की बात करें 2 6 हो, 6 2 हो, 3 5 हो या फिर 5 8 5 3 हो, तो आपके जो चारों नंबर है वो डिस्टिंक्ट रहेंगे। शुरुआती शुरुआत में जो डिजिट्स का सम है वो आपका 8 है और लास्ट वाले जो 2 डिजिट्स हैं उनका भी सम 8 है। तो ऐसे कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, देखिए 2 यहां से बनेंगे, 4 यहां से बनेंगे और इन दोनों को भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, तो टोटल हो जाएंगे 2 × 8 यानी कि 16 वेज। अब मान लो अगर आपका सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट्स आपका 9 है, अल्फा अगर आपका 9 है, तो अगर अल्फा आपका 9 आ रहा है तो आप यहां पे रख सकते हैं 2 7 या फिर 7 2, 2 केसेस हो गए। इधर आप क्या क्या रख सकते हैं 6 3 3 6 5 4 और 4 5। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ये आपका 3 6 6 3 वाला पार्ट इधर आ सकता है और ये वाला पार्ट इधर जा सकता है, तो 2 × 4 × 2 यानी कि 2 × 8 यानी कि 16 वेज हो जाएंगे, जब आपका सम ऑफ 2 डिजिट्स शुरुआत वाले और लास्ट वाले का 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपने सम ऑफ 2 डिजिट्स सम ऑफ द फर्स्ट 2 एंड द लास्ट 2 डिजिट्स आपने 10 रखा है, तो यहां पे आप रख सकते हैं 7 3 3 7 और यहां पे आप रख सकते हैं 4 6 एंड 6 4, तो 2 केसेस यहां पे 2 केसेस यहां पे और इन दोनों को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 यानी कि 8 वेज। उसके बाद केस 5 अगर हम लोग अल्फा 11 ले लें, यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट्स और सम ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स अगर हम लोग 11 ले लें, तो
7 4 और 4 7 इज द ओनली चॉइस। उसके बाद इधर आपका 5 6 और 6 5 रख सकते हैं, 2 2 और 2, तो कितना हो जाएगा 8 केसेस। 2 केसेस इधर, 2 केसेस इधर, और इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे भी 2 केसेस बनेंगे, तो टोटल 8 केसेस हो गए। उसके अलावा अगर आप अल्फा 12 लेते हैं तो अल्फा 12 लेने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप? अल्फा 12 लेने का मतलब है कि आप 7 और 5 ले रहे हैं। 7 और 5 लेंगे, आपके पास इधर कुछ नंबर देखो, जैसे मान लो ये हमारा 4 डिजिट नंबर है। अगर आपने इधर 7 और 5 ले लिया, फिर 5 और 7 ले लिया, तो आप मुझे बताइए कि यहां पे ऐसे कौन से 2 डिजिट्स रखें डिफरेंट जिनका सम आपका इनको एक्सीड, मतलब इनके बराबर हो जाए, 7 और 5 12 के बराबर हो जाए। आप देखिए अगर आप यहाँ पे 6 भी रखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 से ज्यादा आप इसके ऊपर नहीं जा सकते, तो 6 + 4 आपका 10 हो जाएगा। इस वजह से अल्फा आपका मैक्सिमम 11 तक की जा सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की कंडीशन। तो सारे केसेस का सम कर देंगे तो हो जाएगा 24 + 16 + 16 + 8 + 8 विच इज इक्वल टू 72। तो 72 विल बी आवर आंसर। सो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमें एक लाइन गिवन है x = y = z, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को एंड एट द सेम टाइम इस लाइन को, वेयर ABC आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C हमारे एंगल्स है ट्राइंगल ABC के। तो कह रहा है 80 टाइम्स sin A/2 sin B/2 sin C/2 की वैल्यू बताइए। आराम से बता सकते हैं, ये जो हमारी लाइन है इसमें x y z तीनों सेम है। तो अगर आप एक बार इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें y और z की जगह पे दोनों में आप x रख दें अगर, तो ये 18 सब जाके +18 हो जाएगा। तो देखिए बचेगा क्या, x sin A + x sin B + x sin C = 18। तीनों से x कॉमन कर दे तो sin A + sin B + sin C की वैल्यू हो जाएगी 18/x। सिमिलरली उसी तरीके से जो ये वाली इक्वेशन है, इसमें आप y और z की जगह पे क्या रख सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे x। तो यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, ये -9 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाए, उधर जाके +9 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली x sin 2a + x sin 2b + x sin 2c, तीनों से x अगर कॉमन कर लें तो बचेगा sin 2a + sin 2b + sin 2c = 9/x। ये हमारी 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब आप देख सकते हैं, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सेकंड। यू कैन सी कि अगर मैं इसको लिख दूं 18 को 2 × 9, तो 2 × 9/x, 9/x की वैल्यू क्या है, sin 2a + sin 2b + sin 2c। आप इसकी वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो sin A + sin B + sin C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स sin 2a + sin 2b + sin 2c। अब हमें पता है कि अगर ABC हमारे एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हैं, तो sin A + sin B + sin C की वैल्यू क्या होती है, 4 cos A/2 cos B/2 cos C/2। और उसके बाद अगर मैं sin 2a sin 2b sin 2c का सम की बात करूं तो दिस इज इक्वल्स टू 4 sin A sin B sin C। अल्टीमेटली जो आपका 4 है वो 4 से चला जाएगा, बचेगा क्या आपका 2 टाइम्स sin A sin B sin C। इधर बचेगा आपका cos A/2 cos B/2 cos C/2। अगर मैं sin A को ब्रेक कर दूं sin 2 थीटा वाले फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब तो क्या हो जाएगा sin A/2 cos A/2, cos A/2 से cos A/2 चला जाएगा, बचेगा sin A/2, यहां बचेगा sin B/2 और यहां बचेगा sin C/2, क्योंकि cos B/2 और cos C/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2 यहां से मिलेगा, 2 यहां से और 2 यहां से मिलेगा, तो क्या हो जाएगा आपका यहां से अल्टीमेटली 2 × 2 × 2 व्हाट, दैट विल बी इक्वल्स टू 8 × 2 विल बी 16, तो ये 16 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली जो आपका sin A/2 sin B/2 sin C/2 है इंटू 16 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसको अगर आप नीचे डिवाइड करा दें तो sin A/2 sin B/2 sin C/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/16। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, 80 टाइम्स दिस नंबर। तो अगर हम लोग इसमें 80 से मल्टीप्लाई करा दे तो 80 × 1/16 विल बी इक्वल्स टू 5, तो 5 विल बी अवर आंसर। इंटीग्रल का एक क्वेश्चन गिवन है, इस फॉर्म में गिवन है, आप देख सकते हैं 1/quadratic × रूट क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है। x का मैग्नीट्यूड गिवन है 2/√3 के अंदर है, f0 की वैल्यू 0 है और f1 की वैल्यू है 1/α इंटू tan इनवर्स α/β, जहां पे α/β हमारे दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमें वैल्यू बतानी है α² + β² की। आराम से बता सकते हैं, इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस टाइप के इंटीग्रल के लिए एक मेथड होता है कि आप x की जगह पे 1/t सब्स्टिट्यूट करें। देखिए क्या होगा, x की जगह पे जब आप 1/t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/t² dt। तो ऊपर हो जाएगा -1/t² dt, नीचे हो जाएगा 3t² + 4/t² इंटू √4t² - 3 बाय √t², जो कि बाहर आने के बाद हो जाएगा t। ठीक है, ये आपका जो t² और t है वो इस वाले t² से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये t आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा -t dt। नीचे बचेगा आपका 3t² + 4 √4t² - 3। यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूशन करें, अगर आप 4t² - 3 को आप मान लें z² के बराबर, तो यहां से क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 8t dt इज इक्वल्स टू, इस तरफ हो जाएगा आपका क्या 2z dz। तो 2 से 2 जाएगा आपका, यहां बचेगा आपका इस 8 को अगर मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो इधर हो जाएगा 1/4z। तो t dt की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4z dz। तो जो माइनस साइन था उसको बाहर ले आते हैं
और dt की वैल्यू, t dt की वैल्यू क्या थी 1/4 z dz, तो 1/4 भी बाहर आ जाएगा, तो -1/4 बाहर हो गया, अंदर बचा z dz, यहाँ पे z कर लीजिए क्योंकि हमारा जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो चेंज होकर z हो चुका है। उसके बाद नीचे की बात करें तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आपने 4t स्क्वायर माइनस 3 को z स्क्वायर माना है तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी z स्क्वायर प्लस 3/4, ये हो गया प्लस 4, और इसकी वैल्यू थी z स्क्वायर, तो अंडर रूट से बाहर आने के बाद ये हो जाएगा z, तो ये z से ये z चला जाएगा ना, चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप इससे देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो जगह 3z स्क्वायर बाय 4 प्लस 9/4 प्लस 4, सो अल्टीमेटली जब आप इसमें 4 से एक और मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा आपका क्या 12 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 12 और प्लस 4 16, तो अल्टीमेटली जो आपका पूरा नंबर है नीचे इसके बचेगा 3z स्क्वायर प्लस 25 और ऊपर बचेगा माइनस dz। सो अल्टीमेटली अगर आप देखें यहाँ पे अगर हम लोग -1/3 कॉमन कर लें बाहर तो अंदर बचेगा dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 5/√3 का होल स्क्वायर, ताकि हमारा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो -1/3 तो हमारा कांस्टेंट है वो बाहर ही रहेगा, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a। सो अल्टीमेटली आपका 1/a क्या हो जाएगा, 1/a विल बी √3/5 tan इनवर्स x बाय a, तो ये आपका x की जगह पे क्या है z, a की जगह पे क्या है 5/√3, तो √3 आपका ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा √3z अपॉन 5 प्लस c। सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू क्या थी आपकी √4t स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि ये आपका z स्क्वायर के बराबर था तो इसकी z की वैल्यू हो जाएगी √4t स्क्वायर माइनस 3। अब t की वैल्यू क्या थी, t था हमारा 1/x के बराबर, तो यहाँ पे आप 1/x जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 - 3x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पे बाहर क्या √3/5 प्लस c। अब fx की वैल्यू ये आ रही है, आपको क्या गिवन था, f0 की वैल्यू 0 के बराबर गिवन थी, तो मैंने कहा अगर आप x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स इनफाइनाइट वैल्यू कब अटेन करता है, जब आपका अंदर वाला एंगल क्या हो जाए, जब ये पूरा वैल्यू क्या हो जाए π/2 के बराबर, जब ये पूरी वैल्यू कैसी हो जाए π/2 के बराबर, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 और आगे आपका क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -1/5√3, तो -1/5√3 इंटू π/2, जब इसको उस तरफ भेजेंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी यहां से π/10√3 के बराबर, तो c की वैल्यू क्या आ गई यहां से π/10√3। अब हमें क्या बताना था, हमें f1 की वैल्यू बतानी थी, तो x की जगह पे आप जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/5√3 tan इनवर्स √3/5, क्योंकि ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली 1 प्लस c की वैल्यू क्या है π/10√3। ध्यान समझिएगा, मैं इससे और इससे कुछ कॉमन ले सकता हूं, हाँ 1/5√3 मैं कॉमन ले सकता हूं, 1/5√3, तो यहां क्या बचेगा π/2 और यहां बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ माइनस tan इनवर्स √3/5, तो पाई माइनस समझना π/2 माइनस tan इनवर्स √3/5, तो π/2 माइनस tan इनवर्स x क्या होता है cot इनवर्स x के बराबर, तो ये पूरा जो नंबर है किसके बराबर हो जाएगा 1/5√3, ये तो आपका बाहरी था, और ये पूरा नंबर अंदर वाला हो जाएगा cot इनवर्स √3/5 के बराबर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो नंबर था f1 की जो वैल्यू थी वो इस एक्सप्रेशन के बराबर थी, सिर्फ इसमें जो एक्सेस में आपका जो π/10√3 आ रहा था ये नहीं था, तो इसको मैनेज करने के लिए इन दोनों से 5√3 कॉमन किया और अंदर बच गया आपका cot इनवर्स √3/5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/√3, तो tan इनवर्स 5/√3 बचा और 1/5√3 बचा। अब इसको जब हम लोग अगर कंपेयर करेंगे अपने ये इस गिवन वैल्यू से, तो यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5, बीटा की वैल्यू आ जाएगी √3, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इससे कंपैरिजन से मिलेगी अल्फा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू √3, तो अल्फा की वैल्यू 5 आ रही है और बीटा की वैल्यू √3 आ रही है, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 25 प्लस 3 यानी कि 28, सो 28 विल बी अवर आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा और ये काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।